आपको किसी स्टूडेंट से, मान लो आपको कोई स्टूडेंट अभी इंडिया में पूछ रहा है कि मैंने आना है, क्या क्या करना है, मतलब आपको उसकी प्रिपरेशन करानी हो एक हिसाब से, तो आप क्या क्या कहोगे उसको? पहली चीज़ तो मैं उसको यही बोलूँगा कि आपको कोई कितना भी बोले कि आप ये वाला कोर्स ले लो, इसमें जॉब का रेट अच्छा है, मत सुनना। आप ये देखो कि आप अच्छे से क्या कर सकते हो। जॉब आपको किसी भी फील्ड में मिल जाएगी, मुश्किल से मिलेगी, मानता हूँ, मार्केट ख़राब है, हो सकता है इमीडिएटली ना मिले, लेकिन जब भी मिलेगी मिल जाएगी। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो कोर्स वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सिंसियरली इंटरेस्ट है। हेलो कनक, वेलकम टू कैनकास्ट शो। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे? बस सब ठीक। कैसे चल रहा है कनाडा, कैसा लग रहा है? कनाडा बहुत अच्छा है यार। आई हैव नो कंप्लेंट्स फ्रॉम कनाडा। मैं 2019 में कनाडा आया था और अब मेरा ये 4th ईयर शुरू है कनाडा में। ओके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार। क्या करते थे आप बैकग्राउंड इंडिया में? मैं इंडिया में मार्केटिंग में ही जॉब करता था, बट उस जॉब से पहले मैंने अपनी अंडरग्रेड करी आईटी में। तो टेक्निकली आई वाज सपोज टू बी एन इंजीनियर, पर मैं बहुत बेकार था यार। मेरी अंडरग्रेड में मुझे पहले सेमेस्टर में समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग मुझसे नहीं हो पाएगी। पढ़ाई में अच्छे थे वहाँ पे इंडिया में? 10th क्लास तक था। ओके। उसके बाद नहीं था। तो तब तक तो सारी मोस्टली बस मेरा वही हाल था। मैं 10th क्लास तक बहुत अच्छा था। ओके। 11th 12th में मैं दुआओं से पास हुआ हूँ। कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया था? नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग सबकी तरह। तो बट उसका क्रेडिट मेरी बहन को जाता है। वो बहुत अच्छी इंजीनियर है। ओके। और उसने बहुत अच्छे से अपनी नॉन मेडिकल करी। तो और मैं क्लूलेस था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है लाइफ में। तो जब पेरेंट्स ने पूछा कि क्या करना चाहते हो, मैंने कहा जो आप डिसाइड करो, जो आपको अच्छा लगे। और वो बहन सक्सेसफुल हो गई थी उस फील्ड में, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में डाल दिया। वो तो मैं गया गुजरा निकला, वो अलग बात है। पर हाँ, इंटरेस्ट था उसमें? इंटरेस्ट सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ है। 11 12 तक मुझे नहीं पता था, आइडिया ही नहीं था। तो वो उसमें जाकर मुझे ये पता चल गया कि इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कहाँ है वो मुझे बाद में ढूंढना पड़ा लाइफ में। पर उसमें इंटरेस्ट नहीं है ये समझ आ गया, लेकिन वो समझने के लिए भी उसमें पहले एंटर होना पड़ा। क्या प्रायोरिटीज़ आ रही थी तब? प्रायोरिटीज़ आ रही थी यार, अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब ये समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग में तो मैं बहुत बुरा हूँ, तो जो प्रेशर शायद लोगों पे 3rd ईयर या फाइनल ईयर में जाके आता है कि कैसे जॉब मिलेगी, वो शायद मैंने अपने ऊपर पहले ईयर में ही ले लिया कि इतना बुरा हूँ तो कैसे लगेगी, कोई चांस ही नहीं है। जब फर्स्ट ईयर नहीं समझ आ रहा तो सेकंड ईयर क्या ही समझ आएगा, क्योंकि सेकंड ईयर में तो मैं फर्स्ट ईयर का ही दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो मैंने वो प्रेशर अपने ऊपर ले लिया था और वो स्पोर्ट्स से ध्यान हटा के अब मैंने जिस चीज़ में पैर डाल दिया है, जिस चीज़ में पेरेंट्स ने भरोसा करके मुझे एडमिशन दिलवा दिया था, उस चीज़ में मुझे अब ये था कि किसी भी हाल में ग्रो करना है। और इसमें एक बार पैर तो जमाने, एक बार इसमें फर्म हो गया, उसके बाद वापस आ जाऊँगा स्पोर्ट्स पे, बट एक बेस सेट करना है। तो वो मेरी प्रायोरिटी बन गया था फर्स्ट ईयर में। क्योंकि करियर की बहुत टेंशन होती है ना वहाँ पे, और टाइम, अगर टाइम निकल गया तो फिर वो ताने वही। और करियर की टेंशन इंडिया में अपने बच्चों से ज़्यादा इस चीज़ की होती है कि लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो सेटल करवा देंगे आपको। अब मैं चाहता, मेरी अगर मैं जॉब नहीं लेता, पापा का बिजनेस है, वो कहते थे कर ले ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब उनको ये दिखता है यार मेरे दोस्त के बेटे की यहाँ लग गई, किसी और की वहाँ लग गई, और वो आके फिर फ़ोन करके कहते हैं हाँ जी आपका बेटा क्या कर रहा है, हमारे बेटे के तो इतने का पैकेज लग गया वहाँ पे, वो चीज़ ज़्यादा तकलीफ देती है। और वो अगर मेरी वजह से उनको सुनने को मिलता तो वो मेहनत तो छोड़ो, वो गिल्ट ही मेरे को ख़त्म कर देता कि यार मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को आज ये फ़ोन आ रहे हैं और वो ऐसा सुन रहे हैं। इतनी मेहनत उन्होंने मेरे पे करी कि मैं केपेबल बन के यहाँ तक पहुँचा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और मैंने उस सबको बहा दिया पानी में। तो वो गिल्ट ज़्यादा बड़ा होता। तो प्रायोरिटी यही थी कि यार अपने से ज़्यादा करियर इसलिए भी सेट करना था कि उनको वो सेटिस्फैक्शन मिल सके कि भाई हमारा लड़का कुछ कर रहा है, हमारा बेटा कहीं है अभी इस टाइम पे। तो कोई सामने से कुछ बोले तो वो सामने से जवाब दे सकें कि अच्छा आपका बेटा ये कर रहा है जी, हमारा बेटा ये कर रहा है। तो वो प्रायोरिटी बन गया था यार कॉलेज फर्स्ट ईयर में मेरा। और मार्केटिंग में कैसे स्विच किया आपने जब आईटी में चले गए थे? यार मैंने ना एक दिन मैं बैठा अपने रूम में और मैंने अपनी सारी क्वालिटीज़ लिखी कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। कौन से ईयर की बात है ये फर्स्ट ईयर की। Okay. ये जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पॉइंट पे पास हुआ, चीटिंग करके फर्रे बना के, जब मैं पास हो गया किसी तरह, तो मैं बैठा और मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, इस बार चीटिंग होगी क्या गारंटी, अगली बार नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो मैं बैठा था और मैंने एक
लिस्ट बनाई, अपनी सारी क्वालिटीज़ लिखी कि मुझ में मैं ऐसा हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्रिएटिविटी पसंद है, एनर्जेटिक स्पोर्ट्स या एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ पसंद है जिनमें मैं कुछ कर रहा हूँ, जिनमें मुझे एक रश फील हो, उस तरह की सारी क्वालिटीज़ लिखी। और उसके बाद उन सारी जॉब्स की लिस्ट बनाई जिनमें इन क्वालिटीज़ का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज़ हो रहा है। कि जैसे अगर मान लो मैं स्पोर्ट्स मैनेजर बन जाऊँ कहीं पे, तो उसमें मेरी वो एनर्जी वाली, वो रश वाली चीज़ आ गई। बट अब बेसबॉल है, वो बेसबॉल की तरह ही रहेगा, उसमें मैं क्रिएटिव नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से कई सारी लिस्ट बनाई मैंने, और फिर मैंने ये देखा कि अब आईटी में भी पैसे लगा दिए, तो ये सारी लिस्ट तो ठीक है, मेरी आईटी कहाँ यूज़ होगी इन सब में, क्यों मैं उसको भी वेस्ट नहीं करना। 4 साल लगाऊंगा, वो डिग्री ठीक है बहुत काम नहीं आएगी, थोड़ा काम में तो लाऊं उसको। तो उन क्वालिटीज़ और आईटी को मिला के एक फील्ड सामने आई, मार्केटिंग, कि इसमें स्कोप है भाई, इसमें मेरी क्रिएटिविटी भी यूज़ हो जाएगी, इसमें मैं अलग अलग ब्रांड्स के साथ भी काम कर सकता हूँ, अपनी पसंद की ब्रांड्स के साथ भी काम कर सकता हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट भी रह सकता हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं आईटी भी थोड़ी बहुत फिट हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसके डिजिटल वाली साइड में जाता हूँ तो आईटी का वेबसाइट कोडिंग, बेसिक सी आईटी आ जाएगी यूज़ में। तो ये सब करके मार्केटिंग एक मैंने फील्ड चुनी कि ठीक है मार्केटिंग चूज़ करते हैं, और मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड थी, उसमें से फिर धीरे धीरे करके मैं डिजिटल तक पहुंचा। ओके। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग वगैरह और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 4 साल मैंने इसी चीज़ में लगाए। तो मैं क्या कर रहा था, हर सेमेस्टर को एक इंटर्नशिप में बदलने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, किसी भी ब्रांड को रीच आउट करता था और उनको बोलता था कि आप मुझे अपनी मार्केटिंग टीम में जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का काम दे दो। अगर आपकी कोई टीम है जो बिलबोर्ड्स के साथ काम करती है या फ्लायर्स बनाती है, मैं उस टीम में काम करूँगा, एज अ कोऑप इंटर्न काम करूँगा, आप मुझे पे भी मत करना, आई एम ओके विद इट। आईटी के साथ साथ? आईटी के साथ साथ। अच्छा, वो भी कंप्लीट किया आपने, ड्रॉप आउट नहीं किया? नहीं, आईटी कंप्लीट करी, इसके साथ मैं ये साइड में कर रहा था। तो मैं ब्रांड्स को रीच आउट करता था। अब वो इंडिया में अनपेड का ऑप्शन बड़ा अट्रैक्टिव होता है कि ठीक है हमें एडिशनल हेल्प मिल रही है, तो कंपनीज फट से हायर कर रही थी। तो किसी भी कंपनी के साथ जैसे ट्रेडिशनल फ्लायर्स पे मैंने काम कर लिया पहला सेमेस्टर, समझ आ गया कि यार फ्लायर्स पे काम करने में क्रिएटिविटी बहुत है, बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरी आईटी इसमें कहीं यूज़ नहीं हुई। तो अगली इंटर्नशिप जो मैं उठा रहा था उसमें मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं उस क्रिएटिव साइड को पिच करूँगा कि सुनो मैंने लास्ट एक्सपीरियंस लिया 6 महीने में, मैंने बड़े अच्छे फ्लायर्स बनाए, तो ये डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आता है, बेसिक आता है, एडवांस नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट काम करा है। साथ में मैं ये कर रहा हूँ, HTML सीख रहा हूँ, CSS सीख रहा हूँ, तो अब आप मुझे ये डिज़ाइनिंग अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करने का चांस दो, वर्डप्रेस पे काम करने दो, शॉपिफाई पे काम करने दो, कहीं भी। वैसी इंटर्नशिप मिली, उठा ली, अनपेड काम किया। अब उसमें समझ आ गया कि यार वेबसाइट बनाने में भी मज़ा आ रहा है, लेकिन अब मैं स्ट्रैटेजी तो बना नहीं पाया, स्ट्रैटेजाइज करना चाहता था। वहाँ से निकल के दूसरी इंटर्नशिप उठाई जहाँ पे अब मुझे पेड सर्च का काम मिल गया कि अब सर्च का कैंपेन चलाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे कि ये सर्च कैंपेन कैसे रन होगा, साथ में आप वेबसाइट भी बनाओगे। ओके। इस तरीके से कर करके हर सेमेस्टर को मैं एक अलग तरह की इंटर्नशिप में बनाता गया और उसको फिल्टर्स अप्लाई करके बनाता गया, ताकि एंड तक आपको पता लग जाए कि कौन सी बेस्ट है। एग्जैक्टली। बाय द टाइम मेरी आईटी ख़त्म हुई, वो सारे फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद एक जॉब बच गई थी कि भाई ये करना है, दिस इज़ वेयर आई फाइनली बिलोंग। सारे फिल्टर्स अप्लाई हो गए, ये मुझसे एग्जैक्टली मैच करती है। मैंने मार्केटिंग का मेजर जो मेन स्ट्रीम सेक्शंस हैं वो सब ट्राई कर लिए, उसके बाद यहाँ पे रहना है, इसमें ग्रो करना है। और अब इसमें भी आगे फिल्टर आ जाते हैं, कौन सी ब्रांड के लिए करना है, किस तरह की इंडस्ट्री के लिए करना है। आप सोचो कि मैं फार्मा के लिए जाके करूँगा, आपको नहीं मज़ा आएगा। हो सकता है कोई सोचे कि मुझे रियल एस्टेट में जाके मार्केटिंग करनी है। अब जैसे मुझे फार्मा और रियल एस्टेट में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे उनकी मार्केटिंग बहुत बोरिंग लगती है। तो आपको वो इंडस्ट्री फिल्टर्स भी लगाने पड़ते हैं, बट वो फिर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में धीरे धीरे गेन कर सकते हैं। वो सेम टाइप की होगी ना, जैसे रियल एस्टेट में बस एक ही मतलब गोल है कि घर बेचना है बस। हाँ, इस वजह से भी होता है आपका ना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, एक प्रोडक्ट जो होता है वो आपको अपील करता है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ले लो, मैं आपको बोलूँ कि आप स्विमिंग करोगे, आप बोले नहीं यार मेरे को स्विमिंग नहीं पसंद, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्पोर्ट्स नहीं पसंद, ठीक है। आप बोलोगे मेरे को स्विमिंग नहीं पसंद, मैं जाऊँगा मैं डेडलिफ्ट मारूंगा जिनमें मुझे उसमें मज़ा आता है, ठीक है। स्पोर्ट्स है, दोनों स्पोर्ट्स है, बस अलग तरह के स्पोर्ट्स है। इट्स वो एक पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट की बात आ जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो ना, आप उसके लिए बहुत अच्छे से सोचते हो, आप उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। इट्स लाइक अ रिलेशनशिप यार, मतलब बड़ा इंटरपर्सनल सी चीज़ होती है मार्केटिंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि
आपको कोई पसंद होगा, आप हाथ पैर मारोगे, आप कहीं ना कहीं से उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालोगे। आपको कोई लड़की पसंद है, आप कोशिश करोगे, उसके दोस्तों से पूछोगे इसको क्या पसंद है, आईडी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह आप उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, आप हाथ पैर मारोगे। वही अगर आपको कोई नहीं पसंद होगा, लड़कों की बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं लड़कियाँ, वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, अपने ब्रो की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई ठीक है यार, ये सही है, वो मुझे पसंद है, वो उसको मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है, अलग तरह का एफर्ट जाएगा। सेम यहाँ पे है मार्केटिंग में। अब रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए मार्केटिंग नहीं कर सकता, बट वो है वहाँ पे, ठीक है। बट मुझे ऑटोमोबाइल अच्छा लग रहा है, मेरे को गाड़ियों को देख के मज़ा आ रहा है, उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ये मेरी पसंद का प्रोडक्ट है। आई वुड लाइक टू मेक अ स्ट्रैटेजी जो इस प्रोडक्ट के लिए काम करे, और मैं फ्लॉन्ट करूँ कि भाई देखो ये मैंने बनाई थी स्ट्रैटेजी, और इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल मैंने बनाया। रियल एस्टेट में मुझे इतना पता नहीं आ रहा। तो वो एक, आई थिंक वो एक इंटरपर्सनल लेवल पे आ जाती है चीज़ कि अब मुझे इस इंडस्ट्री में फाइनली कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, कौन सी इंडस्ट्री कैटेगरी पसंद है। वो आई थिंक वो धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस करते जाते हो मार्केटिंग को, तब आपको आई थिंक मज़ा आने लग जाता है। आईटी में भी यही होता है ना, जैसे कोडर्स होते हैं। अब मैं किसी को बोलूँ कि आप एक क्विक बुक्स जैसा सॉफ्टवेयर बना दो अकाउंटिंग का, और दूसरी तरफ मैं किसी को बोलूँ कि आप मेरे लिए एक मोबाइल ऐप बना दो फ्लैपी बर्ड्स जैसी, तो वो हो सकता है बोले कि भाई मेरे को क्विक बुक्स जैसा नहीं बनाना, मेरे को फ्लैपी बर्ड्स में मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो गेम है, मैं उसको बनाते हुए एंजॉय कर रहा हूँ, और वो फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें भी मुझे मज़ा आएगा। क्विक बुक्स या बोरिंग है, मेरे को नहीं मज़ा आ रहा, मेरा इंटरेस्ट का नहीं है वो। ऑन द अदर हैंड समवन माइट से कि भाई क्विक बुक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो रीडर है वो कहेगा मेरे को वो अच्छा है। या तो वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट तो आई थिंक आप धीरे धीरे फिल्टर आउट करते हो। बट वो मार्केटिंग की कौन सी फील्ड में करना है, ट्रेडिशनल में करना है, डिजिटल में करना है, प्रोग्रामेटिक में करना है, या एक्सपीरियंशियल में करना है, कौन सी कैटेगरी में जाना है, वो डिसाइड करना मेन है पहले। उसके बाद प्रोडक्ट तो डिसाइड हो जाएगा। फिर आपको जॉब मिल गई? जॉब मिल गई, चाहते थे सेम उसी क्राइटेरिया में? सेम उसी क्राइटेरिया में मिल गई, और बट अगेन उसकी तरफ काम करना पड़ा। जब आया यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे इंडिया में पहले इंडिया में मिल गई थी। इंडिया में मुझे पेड सर्च में गूगल में मिल गई थी। अब उसका, और मैंने वो जॉब इसीलिए पिक करी थी क्योंकि वहाँ पे एक साथ में 100 क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा था, और सब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के थे। तो वो एक बड़ी प्लान सी चीज़ थी जो मैंने कोशिश करी। मैं चाहता था कि मेरी किसी एजेंसी में जॉब लगे जहाँ पे मैं मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करूँ एक साथ। सेम लॉजिक की वजह से कि अगर एक साथ मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करूँगा तो समझ आ जाएगा कि कौन सा क्लाइंट ऐसा है जिसकी तरफ मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि दिन में 8 घंटे हैं, 4 क्लाइंट्स हैं, चारों को बराबर का टाइम देना है। कोई तो एक ऐसा आएगा जिसको मैं 2 की जगह 2.5 घंटे दे दूंगा दिन में, और जिसको मैं 2.5 घंटे दे रहा हूँ उस पर बस बैठ के सोचना है कि मैं इसे 2.5 घंटे क्यों दे रहा हूँ, क्या मैं इनएफिशिएंट हूँ या ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे मुझे मिल गए 100 क्लाइंट की बुक्स, और वो 100 क्लाइंट ऐसे थे, स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम साइज, लार्ज स्केल, हर तरह का बिजनेस था, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के थे। तो 1.5 साल वहाँ पे मैंने उनका पेड सर्च और गूगल के हर प्रोडक्ट पे काम करा अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। तो उस एक्सपीरियंस से मेरी बड़ी सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट हो गई थी। एक तो ये फ़िल्टर आउट हो गई थी कि मुझे फार्मा बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे CPG अच्छा लग रहा है, मेरे को ऑटोमोबाइल अच्छा लग रहा है, और मुझे फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, फूड एज इन रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ मुझे उस टाइम पे 1.5 साल में क्लियर हो गई थी कि इनके लिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी मुझे ये 3 लग रही थी कि ठीक है ये तीनों में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगला जो भी करना है कोशिश करना है कि इन 3 में ही मिले। नहीं मिला अलग बात है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो हमें करना पड़ेगा। तो बट काम यही करना है कि मैं किसी तरह इन 3 की तरफ जाऊँ। तो वो 1.5 साल इंडिया में जॉब करी मैंने, और उससे मुझे क्लियर हो गया था कि ये 3 मेरी टॉप इंडस्ट्रीज़ होने वाली हैं। 1.5 साल ही क्यों, उसके बाद क्या हुआ? 1.5 साल के बाद इंडिया में एक तो ले ऑफ्स की वेव शुरू हो गई थी 2019 में। तो मेरी कंपनी वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरे को वार्न कर दिया कि कनक ऐसा पॉसिबल है तो प्रिपेयर हो जाओ थोड़ा। एंड देन मैं उसी टाइम पे अपनी फर्दर स्टडीज़ का भी सोच रहा था। तो वो आई थिंक व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड, वो सेम टाइम पे अलाइन हो गई चीज़ें। सो 1.5 साल बाद आई रिजाइंड एंड 2019 में आई डिसाइडेड टू कम टू कैनेडा। कनाडा ही क्यों, इंडिया में क्यों नहीं आपने सोचा परस्यू करने का आगे? यार अगेन उसका एक तो सोसाइटल प्रेशर कह लो, और दूसरा ये होता है कि यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट योर सिबलिंग इज डूइंग। आई रियली लुक अप टू माय एल्डर सिस्टर। मैं उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं लाइफ में। वो US में थी। तो मुझे ये तो समझ आ गया था कि मुझे बाहर तो जाना है। एंड देन मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने आके ऑप्शन दे दिया कनाडा का
क्योंकि वो सब सोच रहे थे कनाडा जाने का। अब वो दोस्तों ने ऐसा बोल दिया तो अब भाई जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, तो वो चीज़ आ गई थी। तो और बहन यूएस में, तो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन कनाडा एंड यूएस। कनाडा में आना इजी था उस टाइम पे बहुत, अब भी काइंड ऑफ इजी है पर तब तो बहुत इजी था ना। तब इजी भी था, और इजी से पहले मेरा कनाडा आने का रीज़न बहुत अलग था। मैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल चाहता था, पर मैं इंडियन कम्युनिटी नहीं छोड़ना चाहता था। ओके। और मुझे ये था कि क्योंकि मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे इंडियन कल्चर, इंडियन कम्युनिटी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे आके और ज़्यादा इंडियन हो गया हूँ। जितना मैं बॉलीवुड अब सुनता हूँ उतना तो मैं शायद इंडिया में भी नहीं सुनता था। तो मैं वो नहीं चाहता था, मैं चाहता था मैं इंडियन कम्युनिटी में रहूँ, बट आई वॉन्टेड अ जस्ट अ लिटिल बेटर लाइफ स्टाइल। मैं परेशान इंडिया की दूसरी चीज़ों से था, ट्रैफिक से, पोल्यूशन से, मैं और अलग चीज़ों से परेशान था। दैट्स वाई आई पिक कनाडा। वो तो जब पिक करने के बाद जब अप्लाई करने का प्रोसेस देखा तब समझ आया कि ओके आसान भी है जाना, मुश्किल भी नहीं है। तो फिर वो डिसीजन फर्म हो गया कि कनाडा ही जाना है। मार्केटिंग ही चूज़ की थी यहाँ पे भी? मार्केटिंग ही चूज़ करी थी। और साथ में जॉब्स जैसे मोस्टली यहाँ पे वेयर हाउस में करते हैं, रेस्टोरेंट्स में करते हैं, आपने किस में की थी? मैंने अपनी फील्ड में ही करी थी। आई थिंक मैं उस मामले में थोड़ा ब्लेस्ड था और थोड़ा लकी था कि मुझे अपनी फील्ड में जॉब मिल गई। थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी ब्लेसिंग्स, वो चीज़ वर्कआउट हुई और मुझे अपनी मार्केटिंग की फील्ड में ही पहली जॉब मिली। थोड़ा लेट मिली, कुछ टाइम मुझे बिना जॉब के निकालना पड़ा, बट वो टाइम में जो मैंने एफर्ट डाला अपनी फील्ड की तरफ वो पे ऑफ हुआ और मुझे मेरी फील्ड में जॉब मिली। तो मैंने, एंड ऐसा नहीं है कि मैं रिटेल में या कहीं पे काम नहीं करना चाहता था या वेयर हाउस में। भाई मुझे किसी ने हायर नहीं करा, मुझे किसी ने हायर ही नहीं करा। मैं रिज्यूमे लेके हर जगह जाता था एंड आई हैव नो आइडिया क्या हुआ, बट एंड बाकी सब की तरह मैंने भी एक नकली रिज्यूमे बनाया था जिसमें मैंने हर कोई बनाता है। हाँ, जिसमें मैंने लिखा था कि मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस है। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर मुझे किसी ने हायर नहीं करा। अब वो आई थिंक वो भी बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर शायद मुझे कोई कहीं हायर कर लेता तो मैं शायद अपनी फील्ड की तरफ काम नहीं करता, मैं कंफर्टेबल हो जाता और मैं कोशिश ही नहीं करता कि मैं अपनी फील्ड की तरफ एफर्ट भी डालूं। तो वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, और वो मैं उस टाइम पीरियड में जॉबलेस रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं जॉबलेस रहा उतनी ज़्यादा मैंने मेहनत करी अपनी फील्ड की तरफ। तो मुझे मेरी पहली जॉब मेरी फील्ड में ही मिली, और आने के 3 महीने बाद मुझे अपनी पहली सैलरी मिली। तो उससे मैंने दिसंबर में पहला अपना बस पास लिया था यहाँ पे प्रेस्टो। उससे पहले कैसे ट्रैवल करते थे? पैदल। ओके, वो तो फिर रेज्यूमे वगैरह ड्रॉप करने जाते थे? रेज्यूमे वगैरह ड्रॉप करने जाता था, और मुझे जो जॉब मिली थी पहली, तो उन्होंने मुझे एडवांस सैलरी देने से मना कर दिया था कि हम एडवांस नहीं दे पाएंगे आपको। ओके। तो स्नो तो उस टाइम, आई डोंट नो इस साल विंटर में क्या हुआ, बट उस टाइम नवंबर में अच्छी खासी स्नो शुरू हो गई थी। तो मैं स्नो में भी पैदल ही जाता था। मेरे जहाँ मैं रहता था वहाँ से 40 मिनट्स की वॉक थी वन साइड, बट मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं बस पास ले सकूँ। तो मैं एक साइड 40 मिनट्स वॉक करके जाता था, 40 मिनट्स वॉक करके वापस आता था। दिसंबर में 1 दिसंबर को उसने मेरे को पहली सैलरी दी मेरी, उससे मैंने अपना पहला बस पास खरीदा, और उसके बाद मैंने टीटीसी में शुरू करा ऑफिस जाना। तो हाँ, कोविड वाली स्ट्रगल नहीं थी उस तरह, बट डिफरेंट स्टूडेंट की स्ट्रगल थी, डिफरेंट स्ट्रगल थी। कोविड वाली स्ट्रगल नहीं थी जो हर कोई मोस्टली नाइट शिफ्ट, कई लोग 5 डेज कॉलेज होता है, नाइट शिफ्ट करते हैं साथ साथ में। हाँ, है ना? तो मेरी क्लास के टाइमिंग्स भी ठीक थे, और एम्प्लॉयर इस मामले में अच्छा था कि उसने वर्किंग आवर्स मेरे उसके अकॉर्डिंग अकोमोडेट कर दिया, तो मुझे रात को नहीं जाना पड़ता था। और मार्केटिंग की जॉब ऐसी होती नहीं कि कोई आपसे नाइट शिफ्ट करवाएगा, वो यूजुअली चलेगी 9 to 5 के बीच में। तो मेरी क्लास शुरू होती थी अराउंड 3, 3:30 बजे दोपहर में। उससे पहले मेरी क्लास नहीं होती थी, तो मेरा 9 से 3:30 तक ऑलमोस्ट फ्री होता था। तो वो एक थोड़ा अट्रैक्टिव टाइम भी था कंपनीज के लिए कि ठीक है यार, एटलीस्ट 9 बजे सुबह ये काम शुरू कर देगा। मोस्ट लाइकली हाफ डे लेगा या जल्दी जाएगा, बट 9 बजे काम शुरू कर देगा। तो उस चीज़ से भी थोड़ी हेल्प हो गई थी कन्विंस करने में कि आपके काम में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मुझे हायर करते हो। तो वर्किंग आवर्स में ही काम कर रहा था मैं। क्लास होती थी, क्लास के बाद आके असाइनमेंट्स वगैरह बनाता था, अपना जो भी पढ़ाई करनी है वो करता था। फिर अपने रेज्यूमे पे काम करता था और ऑप्शंस देखता था कि खुद को कैसे अपस्किल करना है। तो हाँ, मैं रात को जगता था लेट तक, बट काम की वजह से नहीं, खुद को अपस्किल करने के लिए जग रहा था। फिर मार्केटिंग से टीचिंग लाइन में कैसे आ गए? मार्केटिंग से टीचिंग लाइन में ऑनेस्टली सोचा था कभी टीचर बनोगे? सोचा था, और मैं इंडिया में गिटार भी सिखाता था। तो वो टीचिंग वाली चीज़ मन में तो हमेशा से थी, बस पता नहीं था जाऊँ कैसे।
कि टीचिंग लाइन में घुसूँ तो घुसूँ कैसे, रास्ता क्या है। और एक दिन बस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की वेबसाइट पे 2021 में एक टीचिंग अपॉर्चुनिटी दिखी कि है। अब वो अप्लाई तो कर दिया था, डाउट्स थे बहुत सारे कि हायर होऊंगा नहीं होऊंगा, उन्हें मेरा रिज्यूमे अट्रैक्टिव लगे ना लगे। बट आई थिंक वो जो 2014 से लेके जो ये वर्क एक्स मैं इकट्ठा कर रहा था, छोटी छोटी इंटर्नशिप्स, एक प्राइमरी जॉब और फिर 2019 से कैनेडियन एक्सपीरियंस भी, आई थिंक उसने मेरी बहुत हेल्प करी। क्योंकि उनको आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा लगा कि वर्थ इट है, एटलीस्ट जान के देखते हैं कैसा है, अगर अच्छा लगा तो आगे बात करते हैं। तो कॉल आ गया वहाँ से एंड 6 से 7 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे मेरे। थोड़े हेक्टिक थे बट वो समझ आ रहे थे कि क्यों हो रहे हैं। अलग अलग तरह की सिचुएशंस थी, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स थे उसमें, मॉक क्लासेस थी, कोई स्टूडेंट गुस्सा है, कोई स्टूडेंट डिफरेंट एथनिसिटी का है, उन सबको कैसे हैंडल कर रहा हूँ मैं, वो यही सब देखना चाहते थे। और वो सब अच्छे से हैंडल हो गया तो गॉट द जॉब। और सेम चीज़ पढ़ा पढ़ा के फिर भी इंटरेस्ट रहता है इस पे? हमेशा इंटरेस्ट रहता है। और क्योंकि मेरे सवाल में हमेशा, मेरे दिमाग में हमेशा यही सवाल होता था छोटे होते, ये टीचर्स सेम चीज़ पढ़ाते हैं पूरे दिन और कैसे ये इंटरेस्ट के साथ पढ़ा पाते हैं? यार एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी टीचिंग में, आपका इंटरेस्ट ना 2 तरह से आ सकता है। हो सकता है कोई तीसरा तरह भी हो, कोई तीसरा तरीका भी हो, और कोई टीचर किसी और इंटेंशन से पढ़ाता हो। मुझे ये चीज़ समझ आई कि 2 इंटेंशंस हो सकते हैं। पहला कि यार आप उसको अपनी जॉब की तरह देख रहे हो कि भाई मेरे को अगर ये करना है, ये करके मेरे घर में सैलरी आ जाएगी, खाना आ जाएगा, तो आप उसको कर रहे हो बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज़ ये है जो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी क्लासेस में, मैं अपनी क्लासेस को क्लास की तरह देखता ही नहीं। मैं क्लास में जाता हूँ और मेरे सामने अगर 50 लोग बैठे हैं, यार वो 50 लोग अलग अलग कंट्रीज से हैं, सबके पास अलग अलग तरह का वर्क एक्सपीरियंस है। किसी के पास 6 महीने का, किसी के पास 2 साल का, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग इंडस्ट्री से है। तो मैं उसको ये नहीं देखता कि मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे आज इन 50 लोगों से सीखना है, कि मैं इनको ये बताने वाला हूँ कि मुझे क्या आता है। उसके बाद ये 50 लोग मुझसे शेयर करेंगे कि उन्हें इस बारे में क्या लगता है, और उनके जो जो थॉट्स होंगे उनको मैं बाद में सोचूंगा और उससे मैं सीखूंगा। मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है 50 अलग लोगों से सीखने की, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंसेस। हर बैच अलग होता है, हर सेट ऑफ स्टूडेंट्स अलग होता है, तो मेरे लिए वो कभी बोरिंग ही नहीं होता, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। एंड एक ओपन डिस्कशन होती है मेरी क्लास में, मैं बता दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग ये है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये है, आप बताइए आपको क्या लगता है। और जब हमारी बात होती है तो इतनी अच्छी नॉलेज शेयरिंग होती है, वो कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता। तो और इससे आसान तरीका खुद को अपस्किल करने का और क्या है। मैं जाके कोर्सेज करूँगा, पे करूँगा किसी कोर्स में, ऑनलाइन यूडेमी या कुछ भी, कोई सर्टिफिकेट करूँगा, वो भी तो मुझे यही बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या सीखा। यहाँ पे मेरे को 150 लोग बता रहे हैं। अब उनके इतने थॉट्स में से मुझे अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करना है, वो मेरी चॉइस है। वो मुझे इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि मैं देखूं कि इसमें से अच्छा वैलिड क्या था, मैं अपनी रिसर्च करूं, अप्लाई करने लायक क्या है, क्या मुझे बेनिफिट देगा। वंस आई अप्लाई दैट इन माई लाइफ, मैं ऑटोमेटिकली हर दिन थोड़ा थोड़ा अपस्किल हो रहा हूँ। तो मेरे लिए वो टीचिंग कभी बोरिंग होती ही नहीं। आई ट्राई टू बी द टीचर दैट आई थिंक आई नेवर हैड, द काइंड ऑफ टीचर आई नेवर हैड, दैट्स ऑल। मेरे टीचर्स जितने भी थे इंडिया में भी, आई थिंक सबके ऐसे ही होते हैं। एक सिलेबस आपको दिया जाता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाता है, दे फॉलो दैट, दे मेक श्योर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो टाइम पे, एग्जाम्स दे रहे हो, दैट्स इट। दैट्स नॉट हाउ आई वांटेड टू बी। या और इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप मिले हो, आपने क्या बात नोटिस की? इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में जो आई थिंक एक चीज़ मैंने मेजॉरिटी में नोटिस करी है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन व्हेन दे कम टू कैनेडा। जब वो कनाडा आते हैं वो एक बड़ा सिमिलर सा माइंडसेट लेकर आते हैं, एंड वो माइंडसेट ऐसा है जो उनकी गलती नहीं है, वो सेल ही वही माइंडसेट हो रहा है। इट्स अ ड्रीम दैट इज़ बीइंग सोल्ड कि आप कनाडा जाओगे और ऐसे सब हो जाएगा। 2 साल में पढ़ाई, 1 साल वर्क परमिट, 1 साल में PR। तो इसके बियॉन्ड उनको पता नहीं है, इनसे पहले उनको पता नहीं है, और इसके बीच का भी उनको पता नहीं है। वो इनके बीच का जो प्रोसेस है वो यहाँ आके हिट होता है, और जब वो हिट होता है वो उन्हें समझ नहीं आता कि अरे ये क्या हो गया, ये तो किसी ने बताया नहीं था। राइट। तो वो जब हिट होता है ना तो वो संभाल नहीं पाते, क्योंकि आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए ना हल्का सा, तो आप रेडी रहते हो कि हाँ यार ये होने वाला है। जैसे
बंजी जंपिंग नहीं होती, आपको बांध दिया जाता है हार्नेस से, तो आपको पता है कि मुझे धक्का मिलने वाला है, अभी मैं जाऊंगा नीचे से झटका आएगा, तो आप थोड़े प्रिपेयर्ड हो, आप चीखते चिल्लाते फिर भी हो, पर आप प्रिपेयर्ड होते हो। हाँ, आपको पता होता है कि मैंने इस हालात से गुजरना है। हाँ, ये होने वाला है मेरे साथ। यहाँ पे आके उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है यार, जॉब नहीं मिल रही, पार्ट टाइम जॉब तो हायर ही नहीं कर रहा कोई, हमें तो बोला था कि पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, हम अपना लोन खुद चुका देंगे, हमारा रेंट हम खुद निकाल देंगे, घर से पैसे मंगाने ही नहीं पड़ेंगे, बट यहाँ तो जॉब ही नहीं मिल रही। ये तो किसी ने बताया नहीं था कि जॉब मिलने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं, ये टाइमलाइन तो किसी ने दी नहीं थी। जॉब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी किसी ने नहीं बताया था। तो आई थिंक एक चीज़ जो सब में नोटिस करता हूँ मेजॉरिटी में, वो बस ये लैक ऑफ प्रिपरेशन है, जो कहीं ना कहीं उनकी गलती भी नहीं है। थोड़ा बस मुझे लगता है कि हाँ, आप एक नई कंट्री में जा रहे हो तो आप एटलीस्ट कोशिश करोगे सर्च करने की कि उस कंट्री में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट हाँ, आई गेट इट कि आप किसी एजेंट के पास जाते हो या आप अपने दोस्तों से बात करते हो या किसी से भी बात करते हो, तो वो जो आपको बताते हैं आप उस पर इंस्टेंट भरोसा कर लेते हो, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, आप वो उनकी गलती नहीं है कहीं ना कहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई नहीं, जाके देख लेंगे। एंड बिकॉज अगर आपका कोई, स्पेशली अगर कोई नोन है वहाँ पे, तो आपने वो मूवी देखी है अभी डंकी? हाँ, उसमें ना वो फोटोज भेजता है अपनी यूके से। हाँ, गाड़ी होती है, घर होता है, घर की और सब, और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि यार ये तो 50 बंदे सो रहे हैं एक कमरे में, कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो वो कहीं ना कनाडा के लिए भी सच है, इट हैपेंस। एंड उसमें उसने जो बात बोली थी कि यार मैं अपने घर पे क्या बताऊं कि मेरी यहाँ पे ऐसे स्ट्रगल चल रही है, लोग क्या सोचेंगे, कि कनाडा गया तो बड़े एटीट्यूड में था, बड़े कॉन्फिडेंस से था कि आई एम गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री, मैं करियर बनाऊंगा वहाँ पे, एंड वहाँ जाके ये करना पड़ रहा है, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ किसी को इंडिया में। तो वो बात आई थिंक यहाँ भी अप्लाई होती है अच्छे से। तो दोस्त बताते हैं, बट आई थिंक खुल के नहीं बताते, खुल के कोई नहीं बताता कि ऐसा क्या भी चल होगा, रहा है, क्या क्या करना पड़ता है। Yeah. आपको किसी स्टूडेंट से, मान लो आपको कोई स्टूडेंट अभी इंडिया में पूछ रहा है कि मैंने आना है, क्या क्या करना है, मतलब आपको उसकी प्रिपरेशन करानी हो एक हिसाब से, तो आप क्या क्या कहोगे उसको? पहली चीज़ तो मैं उसको यही बोलूँगा कि आपको कोई कितना भी बोले कि आप ये वाला कोर्स ले लो, इसमें जॉब का रेट अच्छा है, मत सुनना। आप ये देखो कि आप अच्छे से क्या कर सकते हैं। जॉब आपको किसी भी फील्ड में मिल जाएगी, मुश्किल से मिलेगी, मानता हूँ, मार्केट ख़राब है, हो सकता है इमीडिएटली ना मिले, लेकिन जब भी मिलेगी मिल जाएगी, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो कोर्स वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सिंसियरली इंटरेस्ट है। आप ये सोचोगे कि मेरे को कोर्स ऐसा करना है जिससे मुझे पीआर आसानी से मिल जाए, मत करना वो चीज़। पीआर के और भी रास्ते हैं, पीआर भी मिल जाएगी आपको, हो सकता है अगेन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े, वो भी हो जाएगा। बट कोर्स वो चूज़ करो पहला जो आपको सच में पसंद है, जिसमें आप सिंसियरली एफर्ट डालने वाले हो। उसके लिए अगर आपको कोई 2-3 रिनाउंड से कॉलेजेस पिच कर देता है, मत सुनो। एक अपनी रिसर्च, एक सिंपल गूगल सर्च कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें ये कोर्स ऑफर होता है। आप एक लिस्ट बनाओ, एक क्यूरेटेड लिस्ट बनाओ कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये प्रोविंस है, इनमें ये कोर्स अवेलेबल है जो मेरी पसंद का। अब आप चाहो तो वो लिस्ट लेके एक एजेंट के पास चले जाओ या किसी के पास चले जाओ और आप उससे एक क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं इस प्रोविंस में, इस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, नुकसान क्या है? आप मुझे नुकसान तो बताओ। आप मुझे ये कॉलेज पिच कर रहे हो, इस प्रोविंस का फ़ायदा बता रहे हो, आप मुझे इस दूसरे वाले का नुकसान बता दो। वो फ़ायदा इसलिए बताते हैं क्योंकि उनकी कमीशन आती है वहाँ से। एग्जैक्टली, तो उनको मैक्सिमम कमीशन मिल रही है। तो ये क्वेश्चन आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि इस प्रोविंस में नुकसान क्या है, आप मुझे नुकसान समझा दो, मैं इसको चूज़ कर लूँगा। आप ये क्वेश्चन उनसे पूछो और उसके बाद आप चूज़ करो कि मुझे फाइनली कहाँ जाना है। आप एजेंट को पैसे दे रहे हो एडमिशन कराने के, कि मेरा एडमिशन कराओ, तो अपनी पसंद की जगह तो कराओ। आप एजेंट को पैसे दे रहे हो उसकी पसंद की जगह पे एडमिशन लेने के लिए, नहीं, राइट? ताकि वो वहाँ से भी पैसा कमाए, यहाँ से भी, राइट। तो आप एजेंट को पैसे दो और उसको बोलो भाई मेरी पसंद की जगह एडमिशन करवा, लेकिन वो लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, ये मत सोचो कि मैं कनाडा जाके कनेक्शंस बनाने शुरू करूँगा, मैं कनाडा जाके रेज्यूमे ठीक करूँगा वहाँ के हिसाब से। आपको कनाडा के हिसाब से रेज्यूमे बनाने के लिए कनाडा आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ बैठ के बना सकते हो। आप कनाडा आने से पहले ही, द डे यू डिसाइड कि आई एम पेइंग माई फीस फॉर माई वीज़ा एप्लीकेशन टुडे, पे करो और लिंक्डइन खोल लो और इमीडिएटली अपनी फील्ड के, जिस कोर्स में आप पढ़ाई करने आ रहे हो, उस कोर्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्री में लोग हैं,
उनसे कनेक्शन बनाने शुरू कर दो। बेस्ट मोमेंट है, क्यों? क्योंकि आप उन्हें ये नहीं बोल रहे हो कि आपको जॉब चाहिए। राइट। सबसे बड़ी जो एक लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है कि यार मुझे काम के लिए मैसेज आ गया, कि कोई मुझे मैसेज कर रहा है, बस मुझे तब याद कर रहा है जब उसको काम है मुझसे। तो आप वो नहीं कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि यार मैं एज अ स्टूडेंट आ रहा हूँ, आप मेरे मेंटोर बनो। मैं अगले 1.5 साल तक मुझे जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अगले 1.5 साल तक पढ़ाई करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपनी पार्ट टाइम ढूंढूंगा, लेकिन मेरी जो फुल टाइम जॉब मैं वर्क परमिट के बाद लूँगा, वो मैं शायद आपके साथ करना चाहूँगा फ्यूचर में। आप मेरे मेंटोर बनो, आप मुझे गाइड करो। पीपल विल बी हैप्पी टू डू दैट, व्हाई नॉट। उनको मौका मिल रहा है अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का, किसी को ये दिखाने का कि हम एस्टैब्लिश्ड हैं, एंड दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेल अदर्स दैट लिसन आई हेल्प दिस पर्सन इन शेपिंग हिज फ्यूचर। एंड वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कुछ लोगों के लिए। तो पीपल विल हैप्पीली बी योर मेंटोर। अगर आप 10 बंदों को मैसेज कर रहे हो तो 2 का 1 का तो रिप्लाई आएगा, किसी का तो आएगा, किसी का तो आएगा। तो आप वो आने से पहले करो। एंड अब आप किसी ऐसे से कनेक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आपकी फील्ड में काम कर रहा है। वो आपको रियल टाइम इंसाइट दे सकता है कि ठीक है, इन्फ्लेशन हो रही है, जॉब्स ले ऑफ हो रही हैं, आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या वहाँ भी ले ऑफ हो रहे हैं? वहाँ पे अगर ले ऑफ्स हो रहे हैं तो उसको कवर करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? हाउ आर दे मेकिंग अप फॉर इट? अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो वो आपकी इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, राइट? अब आपको रियल टाइम एक बहुत ही फर्स्ट पार्टी डेटा मिल रहा है, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। कितने भी गूगल सर्च कर लो आप, आपको हमेशा एक जनरलाइज व्यू मिलेगा, इससे बढ़िया डेटा नहीं मिल सकता। अब आप आने से पहले इन्फ्लेशन के लिए भी प्रिपेयर्ड हो रहे हो, आपके कनेक्शन भी बन रहे हैं, आपको ये भी पता है, आप एक नई पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर हो गए हो कि या तो जॉब नहीं मिलेगी, मिल गई तो ले ऑफ हो सकता हूँ। दोनों ही केसेस में मुझे कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। नाउ यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ रिज्यूमे दैट इज सूटेबल नॉट जस्ट फॉर कैनेडा बट फॉर योर ओन फील्ड बिफोर इवन कमिंग टू कैनेडा। तो आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर होके आ रहे हो। अब आप आ रहे हो, आपके पास ऑलरेडी 2 वर्जन हैं अपने रिज्यूमे के जो आप अप्लाई करने के लिए यूज़ करोगे। एक जो आप रिटेल के लिए यूज़ करोगे, बिकॉज वो अब आपका बैकअप है, वो अब आपका प्राइमरी जॉब है ही नहीं। पहले आप आ रहे थे इस माइंडसेट से कि मुझे टिम हॉर्टन्स में काम करना है, अब आप आ रहे हो इस माइंडसेट से कि मेरे को अपनी फील्ड में काम करना है, जब तक नहीं मिलता तब तक मुझे टिम हॉर्टन्स में काम करना है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन 2 चीज़ों में। और वो माइंडसेट तभी आएगा जब आप ऑलरेडी किसी ऐसे से बात कर रहे हो जो उस फील्ड में है, जो आपको गाइड कर रहा है, एंड आपके अंदर वो मोटिवेशन आ रही है कि यार करना है, इस फील्ड में काम करना है, इतनी मेहनत अपनी फील्ड को चूज़ करने में करी है, कनेक्शन बनाने में करी है, आई विल गेट अ जॉब। तो अब जो पहले आपकी प्राइमरी जॉब होने वाली थी वो अब आपका बैकअप है, एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स सक्सेस नाउ कि मुझे अपनी फील्ड में जॉब चाहिए। तो आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी अगर आप बना के आते हो एंड इसके टुवर्ड्स थोड़ा काम करके आते हो कनाडा, आपकी लाइफ, मैं ये नहीं कहता बहुत आसान हो जाएगी, कुछ हद तक आसान हो जाएगी। गोल मिल जाता है ना एक, आपको पता है किस पाथ पे आपने जाना है। अगर आप वहाँ से तैयारी नहीं करके आते और फिर आते ही टिम हॉर्टन्स या रेस्टोरेंट्स पे लग जाते हो, फिर आपके पास वैसे ही टाइम नहीं होता कुछ एक्सप्लोर करने का। या आप नाइट शिफ्ट्स लगा रहे हो, आप सुबह कॉलेज जा रहे हो, बिल्कुल टाइम नहीं। या 6 घंटे की शिफ्ट में अगर आप 6 घंटे लगातार खड़े हो टिम हॉर्टन्स में, आप इधर से उधर मूव कर रहे हो, कितना थक जाओगे। क्लासेस जाओगे, असाइनमेंट्स बनाओगे, आपको पास भी होना है, आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप चलो ठीक है थोड़ा बहुत असाइनमेंट कहीं से कॉपी कर लोगे, सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कितना कॉपी कर लोगे, टर्न इट इन में फ्लैग हो जाएगा, राइट। तो आप वो भी नहीं कर सकते, तो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये सोचो कि अब मैं बैठ के रिज्यूमे बनाऊंगा, अब मैं अपनी प्राइमरी जॉब की टुवर्ड्स काम करूंगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कर भी लोगे तो जो पोटेंशियल आप दे सकते थे, जो पोटेंशियली आप एफर्ट डाल सकते थे वो रिज्यूमे बनाने में, वो नहीं डाल पाओगे, अब वो नहीं हो पाएगा। तो क्यों खुद को इतने स्ट्रेस से जाना है, मतलब थोड़ा बेटर प्रिपेयर हो जाओ बस आने से पहले। और वो तभी हो सकता है जब आप सुनो सबकी पर करोगे अपनी। और एक ये भी बात डिपेंड करती है कि आप एक्चुअल में पढ़ने आ रहे हो या आपके दिमाग में यही है कि आपने पूरी ज़िंदगी लेबर ही करनी है। एग्जैक्टली आपको अब कितने स्टूडेंट्स में 100% स्टूडेंट्स में से कितने % लगते हैं जो सिर्फ स्टडी करने या करियर बनाने आ रहे हैं? प्रॉब्ली 5%, 10% होंगे ऐसे जो एक्चुअली करियर बनाना है। और जो 90% हैं वो क्या करने? PR लेना। PR और काम क्या करने? कुछ भी कुछ भी चलेगा, हाँ, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, PR मिल जाए, PR चाहिए और पैसे कमाने, बस पैसे आ रहे हैं, पैसे वो भी कमाते हैं। वो आई थिंक सो 10% जो है वो ज़्यादा कमा लेते हैं, या वो ज़्यादा नहीं भी कमाते तो वो जो कर रहे हैं उसमें वो खुश हैं।
कि वो ये चीज़ करने आए थे। Exactly. और जो 90% है ये अगर पैसे भी कमा रहे हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते पर इसमें पैसे बन रहे हैं, हम ये करेंगे। यार आप एक बात देखो, अब मारुति स्विफ्ट है, मैं मारुति स्विफ्ट को एक रेंज रोवर के फ्रेम में पैक करके आपको दे दूंगा, ठीक है, इंटीरियर सारा स्विफ्ट का है, बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा रेंज रोवर है, बैठे तो आप स्विफ्ट में ही हो, इंजन स्विफ्ट का ही है। हाँ। वही चीज़ है यहाँ पे। आप ठीक है, आप आओगे, आप PR ले लोगे, आप जो भी जॉब कर रहे हो आपको पैसे भी आते रहेंगे, आप बैठे स्विफ्ट में, ठीक है, बाहर से सबको लग रहा है कि रेंज रोवर है। यही उनके दिमाग में नहीं जाती बात, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर, अगर यही बात हम उनको समझाएंगे ना, उन्होंने हमें गाली देने लग पड़नी। एग्जैक्टली। यार पे PR चाहिए हनुसा, PR जरूर। बट मुझे ये नहीं समझ आता ना कि PR का क्या है ऐसा बेनिफिट। पर देखो PR तो हर किसी को ही देता है कनाडा, कोई आज तक जिसने PR नहीं चाहिए हो और वो PR के बिना कभी गया है कनाडा से? नहीं, मुझे आज तक नहीं एक बंदा। मैं वही तो कह रहा हूँ, PR देर सबेर सबको मिल जाएगी, और उसके बहुत तरीके हैं। वो ये सोचना कि मैं, क्योंकि बताया वही एक तरीका जाता है ना कि 1 साल वर्क परमिट, 1 साल जॉब, PR। जब वो एक स्टैंडर्ड तरीका सबको बेचा जा रहा है तो सबका माइंड ही वही है कि हम जाएंगे, हम ये जॉब करेंगे, हम PR लेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लो किसी से कि व्हाट नेक्स्ट। मैं भी नहीं 90% में आया था। अच्छा। क्योंकि हमारे माइंडसेट में बिठाया यही जाता है कि वहाँ जाके पैसे कमाने। हाँ। हमारे दिमाग में और कोई चीज़ बताई नहीं जाती कि वहाँ पे करियर भी बना सकते हैं। ये नहीं दिमाग में बैठता, या कोई नहीं बताता कि यहाँ पे तुम करियर बना रहे आ रहे हो, ये देखो कि तुम्हारी अभी 20 साल उम्र है तो तुमने 70-80 साल क्या करना है। हाँ। ये नहीं दिमाग में डालते। बस ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी 90% में से था। तो हमारे दिमाग में यही डालते कि वहाँ जाना है, वहाँ बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं हम, कोई भी काम करो पैसा कमाओ। हाँ, तो यार अगर आप करियर बनाओगे ना, बाकी सब ऑटोमेटिकली होता जाएगा। हाँ, और उससे बेटर हो जाता है, बेटर हो जाएगा। बस हाँ ये है, करियर बनाओगे उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। वो आप पैसा बनाना बहुत जल्दी शुरू कर सकते हो, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं जॉब, बट अगर आप उसको माइंड में एज अ बैकअप रखोगे ना कि ये जो पैसा बन रहा है ये बैकअप के लिए बन रहा है, एक्चुअल बनाना तो करियर है, PR साथ में आएगी, बाकी सब साथ में आएगा, तो आई थिंक लाइफ थोड़ी और बेटर हो सकती है। जो आपने 2 चीज़ें बताई ये भी उन्हीं 10% के लिए जिन्होंने यहाँ पे आके आगे स्टडी को सीरियस लेना है और परस्यू करना है। हाँ। जो 90% लोग हैं, जैसे मैं था, मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रहा। मेरे दिमाग में क्या था वहाँ से कि कम से कम दिन वाला कॉलेज चाहिए, ठीक है, 2 या 3 दिन, बाकी दिन मैं काम कर सकूँ, ठीक है, घर पे पैसे भेजने और अपनी फीस निकालनी। हाँ। और जब वो 2 दिन था कॉलेज, वहाँ पे पढ़ना नहीं, वहाँ पे सोना, कि चीटिंग मार के पास होना है बस। मतलब उसकी जो डिप्लोमा हम कर रहे हैं उससे कुछ भी नहीं लेना, हमने कुछ नहीं सीखना उससे, हमने सिर्फ वो PR के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए वो कर रहे हैं। ये माइंडसेट है। वही, मतलब आप जो कर रहे थे उसमें कुछ गलत नहीं है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप पैसे कमा रहे हो, घर भेज रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपनी फीस खुद निकाल रहे हो, बहुत अच्छा है, करो। पर वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। हाँ, और वो डिप्लोमा से जो भी आपने करा, अगर आप उससे भी वैल्यू ले लोगे, जब आप बाहर निकलोगे उस डिप्लोमा से, अब आप सोचो आपने 2 साल कैनेडियन एजुकेशन का भी फ़ायदा उठा लिया, पैसे तो आप बना ही रहे थे, ठीक है, यू आर ऑल सेट कि अब मैं बाहर निकल के अपनी फील्ड में अपना करियर जो भी बनाना चाहता हूँ, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मेरे को 9 to 5 नहीं करनी, मेरे को अपना रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे कुछ भी करना है, अब मैं उसके टुवर्ड्स काम करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये पढ़ाई करी थी, मेरे काम आ रही है, 2 साल मैंने पैसा बचाया भी, घर भी भेजा, वो मेरा बैकअप रेडी है, अब अपनी तरफ काम करता हूँ। आप वो कर लोगे, PR आ जाएगी यार, PR आ जाएगी। PR प्रायोरिटी नहीं है, बाकी सब प्रायोरिटी है, PR फॉलोज। अब माइंडसेट ये हो चुका है कि हमें PR चाहिए, PR हो जाएगी तो शायद बाकी सब विल फॉलो, विच इज़ नॉट ट्रू। एंड व्हेन दैट डजंट फॉलो, तब हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, PR तो लग गई, अब क्या करें, अब तो बाकी चीज़ें तो आई नहीं साथ में। यही चीज़ होती है ना, क्योंकि तब हम पढ़ते नहीं हैं, और अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो जो लेबर में है PR का जो सिस्टम है उसमें बहुत मुश्किल है पानी, वो हार्ड है थोड़ा, ठीक है। जैसे हम ट्रक चलाते थे, मैं ट्रक चलाता था, है ना, उसमें PR कई बार खुल जाती थी, कई बार बंद हो जाती थी, ठीक है, ऑन ऑफ होता रहता है, PR तो हो ही जाती। अगर वही बंदा अपना प्रिपरेशन करके अच्छे से पढ़ के सिमिलर जो डिप्लोमा कर रहा है, वही आपने जो कहा है चॉइस का, उसके ही जॉब मिल जाए,
तो वो ऑन ऑफ तो होता नहीं उसमें। अगर आप सिमिलर डिप्लोमा के, अब जैसे मार्केटिंग का डिप्लोमा किया, मार्केटिंग के रिलेटेड जॉब कर रहे हो, तो वो पीआर आपको मिलती है ना। पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं थोड़े, वो डिफरेंस है, पर कम से कम आपके हो तो जाएगी। हाँ, बट पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो रहे हैं अगर, तो जितने नीचे हो रहे हैं ऊपर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पॉइंट्स अगर ऊपर बन रहे हैं, वी आर हैप्पी विद दैट। नीचे बन रहे हैं, पहले उस पॉइंट तक तो पहुँचो। अब चलो देख लिया भाई, सब हो गया, करियर सेट है मेरा, हर तरह से मैं खुश हूँ, पैसे भी बना रहा हूँ, जो काम करना चाहता था वो भी कर रहा हूँ, अब मेरे पॉइंट्स कम बन रहे हैं, तब देखेंगे अब इन पॉइंट्स को कैसे कवर करना है। और वो कम होते होते कितने कम हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो 200 पॉइंट कमा रहे हैं, 50 कम होंगे, 100 कम होंगे, उसके बहुत तरीके हैं कवर करने के। उसी के लिए इतने इमिग्रेशन एजेंसीज वगैरह खुली हुई हैं। अब जो पैसा तुम बना रहे हो उसको यूज़ करो उसके टुवर्ड्स, राइट। तो आई थिंक वो बन जाता है। पता है पीआर दिक्कत भी नहीं है ये, मेरे को बस ये लगता है अगर आप एक पाथ बना के चलोगे ना तो पहुंच जाओगे। वो उस पाथ में ऊबड़ खाबड़ चीज़ें आएंगी, रास्ता ऊपर नीचे होगा, बट आपको पता है कि मैं उधर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा बस। और अगर टर्न ले लिया ना बीच में तो 3 से 5 साल लग जाते हैं। बस आपको वो नहीं करना। वो जो लोग कहते हैं ना कि हाँ हमें रास्ता दिखा दो, चल हम लेंगे, तो वो रास्ता दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि बस बता दो कि भाई इस तरफ जाना है। उसका मतलब ये है कि भाई इस तरफ जाना है, यहाँ पे इतनी देर बाद हो सकता है पत्थर भी है, इतनी देर बाद हो सकता है आग भी है, इतनी देर बाद पानी भी आएगा, तो अब तुम चलो इस पे, मैंने सब बता दिया इस रास्ते के बारे में, अब प्रिपेयर होके चलो। तुम पत्थरों के लिए भी प्रिपेयर्ड हो, आग के लिए भी प्रिपेयर्ड हो, पानी के लिए भी प्रिपेयर्ड हो। वर्स्ट केस तुमने सोचा था तुम 3 महीने में पहुंच जाओगे, तुम 3 की जगह अब 6 में पहुंच जाओगे, पहुंच तुम जाओगे। बस तुम्हें चलना है, प्रिपरेशन के साथ चलना है। अगर ये सोच के चल पड़ोगे ना, हाँ भाई ऊपर वाला देखेगा मैं जा रहा हूँ, ठीक है मेरी किस्मत जो होगा मेरी किस्मत, ऐसे नहीं होगा। वो नहीं चलेगा। तुम्हें काम करना पड़ेगा उसके टुवर्ड्स, फिर बाकी का तुम्हारी किस्मत। तो आई थिंक बस वो एक फैक्टर है जो लोग मिस कर जाते हैं आते वक्त। वही 5-10 जो % है वही देखने वाले हैं पूरा, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा मुझे लगता है, या जिसे चेंज करना हो अपना माइंडसेट। वो जो 5-10% भी हैं वो इस माइंडसेट से आते हैं कि हमें करियर बनाना है, रास्ता उन्हें भी नहीं पता। हाँ, रास्ता उनको भी किसी ने नहीं बताया। बस उनका बस एक अच्छी चीज़ है, उन्हें माइंडसेट है। उनका माइंडसेट ये है कि हमें करियर बनाना है, पीआर हमारे लिए सेकेंडरी है। पर अब उस करियर के डायरेक्शन में भी कैसे जाना है ये उनको भी नहीं पता। उनको भी आइडिया वही बेचा गया है कि आप टिम हॉर्टन्स, बेस्ट बाय, वॉलमार्ट में जॉब करोगे, वर्क परमिट, पीआर। इसके बीच में वो बस चाहते हैं कि यार करियर बन जाए हमारा, दैट्स इट। आपके हिसाब से कौन सी एजुकेशन जो है इस टाइम यहाँ पे, अगर इंडिया से बंदा आ रहा है, वही जो 5-10% जो पढ़ने आ रहे हैं एक्चुअल में, वो कौन सी सही रहेगी? कौन सी सही रहेगी यार? अगर आप सोच रहे हो कि कोई ऐसी एजुकेशन मैं बता दूँ जिससे इमीडिएट जॉब लग जाएगी, तो वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो भी आएगा मोस्ट लाइकली उसकी पढ़ाई 2 साल बाद ख़त्म होगी। 2 साल बाद तक हर तरह की मार्केट ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी। नहीं, जैसे आजकल AI का ज़माना है, हाँ, तो उसके रिलेटेड स्कोप है। AI का तो हमेशा ही स्कोप होगा, और AI का मैं अपनी क्लास में भी हमेशा ये बोलता हूँ कि AI को अपने दुश्मन की तरह मत देखो। AI इज़ नॉट योर एनिमी। और अगर एनिमी है भी तो वो कहते हैं ना कि दुश्मन को दोस्त बना लो। उसको दोस्त बना के उसके रिलेटेड जॉब ढूंढ लो बस। तो आप AI अगर आ रहा है उसको सीखो, उसको अपना दोस्त बनाओ, और उससे घबराओ मत कि यार AI आ गया हमारी तो जॉब चली जाएगी, अब क्या करें। यार तुम सीख लो ना उसको, AI को सीखो, AI के टुवर्ड्स काम करो, और फिर ऐसी फील्ड ढूंढो जिसमें AI को आप यूटिलाइज करके अपनी स्किल भी दिखा सकते हो। अब ChatGPT आया, ChatGPT को मैक्सिमम लोगों ने किस लिए यूज़ करा कि हम उसको काम दे देते हैं, वो काम ख़त्म कर दे हमारा। वो नहीं करना, आप उसको यूज़ करोगे टू असिस्ट यू इन योर वर्क, शॉर्ट एंड टाइम पीरियड। हाँ, आप उसको खुद को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ करोगे। तो अब प्रॉम्प्ट जनरेटर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जॉब आ रही है, AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, दैट्स अ न्यू रोल दैट हैज कम अप, बहुत बूमिंग है। बट सबको ChatGPT के आते ही नहीं प्रॉम्प्ट्स बनाने, सबको बड़े बेसिक से प्रॉम्प्ट्स आते हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस थीम, वो लिख देगा। लोग इतना भी बॉदर नहीं करते कि उसको पैराफ्रेज कर लें। पैराफ्रेज तो छोड़ो, ये भी बॉदर नहीं करते कि जो इन्फॉर्मेशन ChatGPT दे रहा है उसको वेरीफाई कर लें कि वो एक्यूरेट है भी या नहीं। उसका कई बार वो बहुत ज़्यादा बार कई बार वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि उसका डेटा सेट पुराना है, राइट। हम आ चुके हैं अभी, Jan 2024 चल रहा है, उसका 2017 है, उसका पुराना डेटा सेट है। आई थिंक उसमें अभी अपडेट भी आया था, पर अपडेट होके भी वो 100% रिसेंट पे नहीं पहुंचा है, वो अभी हमसे पुराना ही चल रहा है।
आप उसको एक बहुत बड़ा डेटा सेट दे दो, एक्सेल की बड़ी सी फाइल डाल दो, कैलकुलेशंस चेक कर लेना, कोई ना कोई गलती निकलेगी, छोटी सी गलती मिल जाएगी। मैंने MCQs मेरा टेस्ट था तो मैंने सोचा मैं ChatGPT के थ्रू करता हूँ, है ना। तो जैसे एडिटर की कई बार आप लिंक्डइन पे जॉब लेते हो ना तो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, तो वही मैंने वैसे ही टेस्ट करने के लिए पहले वो करा था। अच्छा। तो वो 2 बार हुआ गलत। अच्छा। सेम कॉपी करके सेम पेस्ट, वो गलत फिर भी, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन पुरानी है। जो क्वेश्चंस हैं वो आज के 2023 के हिसाब से पूछे जा रहे थे और वो 2017 की इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, तो बस अब आप देख लो, वो गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, आप उसे यूज़ कर लो अपने काम में, बन गया एआई आपका दुश्मन। तो ऐसे दुश्मन बन जाएगा एआई आपका। बट अगर उसको सीख रहे हो और उसको इस तरह से प्लग इन कर रहे हो अपनी डे टू डे जॉब में कि ये मुझे एफिशिएंट बना रहा है, ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ये मुझे एफिशिएंट बना रहा है, तो व्हाई नॉट, क्या हार्म है उसमें। एआई अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि टर्मिनेटर का अगला पार्ट बन जाए हमारे साथ, वो नहीं होने वाला। हमारी लाइफ अभी उस पॉइंट पे नहीं है। एंड कंपनीज आपको तभी रिप्लेस करेंगी जब आप उनको ये दिखा दोगे कि हमारी स्किल्स एआई से कम है, कि एआई अब आपका सारा काम कर सकता है, यू डोंट नीड अस, और वो आप ही कर रहे हो। इफ़ यू आर यूजिंग एआई फॉर एवरीथिंग, तो एआई दुश्मन ही बनेगा यार। अगर आप उसको हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे, आप एक कंपनी के सामने प्रूफ ला के रख दो कि यू स्टिल नीड अस, एआई एक लिमिट तक आपका काम करेगा, उसके बाद हमें ही करना पड़ेगा, तो क्यों निकालेगा कोई आपको? जब तक आपकी इम्पोर्टेंस है उस ऑफिस में तब तक नहीं निकालेगा कोई। ऐसे ही ना इलॉन मस्क के साथ हुआ, उसकी एक ऑफिस की जो काम करते थे वहाँ पे, वो आई, वो कहती मैंने रिज़ाइन करना है। मैंने रील में देखा था, आई थिंक, मेरे को याद नहीं कहाँ से देखा था मैंने। तो वो कहता कि ठीक है तूने रिज़ाइन करना है, तू ऐसे कर कि 1 महीने के लिए पहले घूम के आ अपनी फैमिली के साथ। तो उसको आई थिंक सो उसने रियल में 100,000 दिए, आई थिंक सो इतनी अमाउंट थी आसपास की। तो वो गई घूमने, है ना, वो इंजॉय करके आई। तो वो आके कहती कि मैं अपना रेजिग्नेशन अब वापस ले लेती हूँ, कि मैंने जॉब नहीं छोड़नी, कि मेरे को आपके साथ काम करना अच्छा लगता है। तो वो कहता नहीं, मैंने तेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो वो कहती कि फिर तुमने मेरे को घूमने क्यों भेजा था? अगर एक्सेप्ट ही करना था, मेरे को तो लगा आपने इसलिए भेजा है ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए और मैं आपके साथ ही काम करती रहूँ। वो कहता कि नहीं, मैंने देखना था कि तेरी इम्पोर्टेंस कितनी है इस ऑफिस में। अगर तू 1 महीने के लिए यहाँ से गई है तो कोई काम रुक रहा है कि नहीं रुक रहा। कि मैंने देखा कि कोई काम नहीं रुका, कोई रुकावट नहीं आई, इसका मतलब हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, इस पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो निकाल दिया। वही चीज़ है यार। तो एआई डेफिनेटली बूमिंग है, बट अगेन जॉब्स सिर्फ एक नए प्रोडक्ट की वजह से नहीं डिसाइड होंगी। अब गूगल है, गूगल ने इतने सारे लोगों को अभी ले ऑफ कर दिया। अब एआई में ऐसा तो नहीं है कि गूगल पीछे है, राइट, बट उन्होंने एक डिपार्टमेंट उठाया अपनी कंपनी का, बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया। बट क्या वो लोग अब चाहें तो गूगल के एआई में जाके जॉब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिपार्टमेंट अलग था। बट अगर उनको कोई रिसोर्स मिला होता या उन्होंने खुद कोशिश करी होती कि वो उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत सीखें, प्रॉबली, और हो भी सकता है गूगल उनमें से कुछ को इंटरनली हायर कर ले ऑलरेडी। बट वो उन्हीं को करेगा जिनमें या तो पोटेंशियल होगा या जिन्होंने थोड़ा एफर्ट डाला होगा उस डिपार्टमेंट की तरफ कुछ सीखने का। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू कम एंड स्टडी है, अगर मार्केट ही ख़राब है तो शॉर्ट टर्म में तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं। बट ये सोचना कि यार मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, मैंने जो भी करा वो अब मेरे किसी काम नहीं आएगा, वो गलत है। वो अभी नहीं काम आ रहा, वो पूरी दुनिया के लिए काम नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे काम आती है पेशेंस। आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा। और रादर देन थिंकिंग दिस कि यार मेरा पैसा, मेरा टाइम सब बर्बाद हो रहा है, उस टाइम को आप यूज़ करो कि मैं और ज़्यादा नया क्या सीख सकता हूँ, कि मैं बैकअप ऑप्शंस और क्या रेडी कर सकता हूँ। ये नहीं तो ये बैकअप है, ये भी नहीं वर्कआउट हुआ तो मेरे पास ये बैकअप है। आप खुद को इतना अपस्किल कर दो कि डजंट मैटर वे यू गो, आपके पास एक ऑप्शन हमेशा खुला होगा। और जब इतने सारे ऑप्शंस आपके पास खुले होते हैं ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के आपने पोटेंशियल ऑप्शन रखे हैं, अगर कहीं ना कहीं एक तीर तो लगेगा। अगर आप सीखते रहते हो ना, सॉरी नहीं बोलो आप। बस यही कि अभी नहीं, 5 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, 1 साल में कभी तो लगेगा। बस ऐसे ही तो था जब साइकिल आए थे। जब शुरू में साइकिल आए थे तो लोग साइकिल चलाते थे, फिर स्कूटर आ गए। तो अब जिन्होंने स्कूटर नहीं सीखा
वो कैसे अपना टाइम और कैसे उसका बेनिफिट ले सकते थे। ऐसा थोड़ी कि साइकिल बंद हो गए, हाँ साइकिल तो आज भी चलते हैं, पर जिन्होंने वो सीख लिया उनका बेनिफिट तो हुआ ना। बिल्कुल ऐसे ही सेम है, अगर हम सीखेंगे नहीं तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे यार। आज भी बच्चों को सबसे पहले साइकिल ही सिखाई जाती है, हाँ शुरू उसी से करते हैं, तो धीरे धीरे ही अपस्किल करते हो आप खुद को। तो या वो बस वो जो घबरा के गिव अप करने वाली चीज़ है ना, और मैं मानता हूँ ये चीज़ कि एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आता है इस चीज़ में कि यार खर्चा कैसे निकालें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब छोड़ दो, जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब आपको नहीं मिल रही है कहीं पे जॉब, ठीक है, आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट हट गया है, अब आपको कॉलेज नहीं जाना, आपको असाइनमेंट नहीं बनाने, आपकी लाइफ के कुछ घंटे अब फ्री हो चुके हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप उन घंटों को यूज़ कर सकते हो इसकी तरफ काम करने के लिए कि भाई मैं खुद को अपस्किल कर रहा हूँ, नेक्स्ट 6 से 7 महीने में मुझे कहीं तो एक ऐसा काम करना है। मैं जॉब नहीं बोलना चाहता कि भाई, क्योंकि जॉब इज़ नॉट द ओनली थिंग, आप बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, 6 से 7 महीने में मुझे अपना कुछ ऐसा करना है कि मुझे ये ना लगे कि मैंने कनाडा आके क्या कर लिया अपने साथ। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना जो भी आप लेबर जॉब कर रहे हो वो मैं करता रहूँगा, और मैं हर फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट चला जाऊँगा किसी क्लब में, संडे को मैं सुबह उठूँगा और मुझे कुछ याद नहीं होगा कि सैटरडे नाइट मेरे साथ क्या हुआ। मंडे को मैंने किसी के घर पे प्लान बना रखा है, ट्यूसडे को मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ शाम को। आप वो ये जवानी है दीवानी वाले कंसेप्ट से इंस्पायर होके आप, मुझे भागना है गिरना नहीं है, वो कर सकते हो। और वो टाइम भी तब आता है भागने उड़ने का जब आपको पता है कि अगर बाय चांस मैं गिर भी गया मैं उठ जाऊँगा, मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि अब मैं उठूँ कैसे, मैं खुद ही उठ के मैं दोबारा भागने लग जाऊँगा। तो जब आप उस पॉइंट पे आ जाओ तब आप भागो उड़ो। तो वो दो चॉइसेस होती हैं, वो एक पर्सनल चॉइस है जो आपको मेक करनी है कि आप अभी एफर्ट डालो। जो पता है बचपन में पेरेंट्स कहते थे, मेरे पापा मेरे को बड़ा बोलते थे कि बेटा अभी मेहनत कर लेगा, आने वाले 20 साल शॉर्ट हो जाएंगे तेरे, आने वाले 30 साल शॉर्ट हो जाएंगे तेरे। और किसी अपने की एग्जांपल देते थे कि वो देख ले उसने नहीं किया। और ये उस टाइम मुझे लगता था कि यार पापा क्या कह रहे हो, इस टाइम पे तो यही तो उम्र है, कॉलेज में हूँ, अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा। वो अब चीज़ समझ आती है क्योंकि अब मैं वो सब कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, और वो इसीलिए कर पा रहा हूँ, बिना किसी की तरफ देखे कर पा रहा हूँ। किसी की वेट नहीं करनी पड़ती, घर से पैसे मंगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है मैं कर सकता हूँ। और वो इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि उन सालों में मैंने वो एफर्ट डाल दिया। तो और अब मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। अब मेरे पापा मुझसे ये नहीं पूछते तू कहाँ जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबली जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबली वापस भी आ जाएगा, ये अच्छी मस्ती भी कर लेगा, और इसको कल सुबह ये टेंशन नहीं है कि आज खर्चा कैसे निकलेगा। तो जब ये चीज़ हो जाती है ना, आपका एक फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल चीज़ें जब एक सिंक में आ जाती हैं, उसका करो जो मर्जी करना है, कौन पूछ रहा है आपको उसके बाद, नोबडी स्टॉप्स यू। और मार्केटिंग में अगर किसी ने करना हो तो इसमें कैसा स्कोप है? बहुत स्कोप है यार। और जो अगेन वो जो AI वाली चीज़ आई है, हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही है, मार्केटिंग को भी कर रही है। अब एडिटर्स की जॉब देख लो, AI एडिटर्स को कितना एफिशिएंट बना सकते हैं। एडिटर्स को क्या करना है, अब QAs करने हैं, रादर दैन एडिटिंग द एंटायर पीस देमसेल्फ, AI कैन डू द जॉब फॉर देम। अब उसके बाद उनको बस QA करना है, मेक श्योर करना है कि जो AI ने काम करा है उसको थोड़ा और रिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि one element that AI still lacks is the human touch। तो जितना अच्छे से आप और मैं एक दूसरे को समझ पाएंगे, उतने अच्छे से ChatGPT नहीं समझ पाएगा। तो वो ह्यूमन टच एडिटर्स ऐड करेंगे, काम एफिशिएंट हो गया, पीसेस जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। मार्केटिंग में आप डिजिटल का काम ले लो, पेड सर्च, पेड सोशल, SEO, AI कैन असिस्ट यू, बट एट द सेम टाइम ब्रांड की स्ट्रैटेजी तो आपको ही बनानी पड़ेगी। कोई इंसान अगर 10 साल से एक ब्रांड में काम कर रहा है, तो जितना अच्छे से वो उस ब्रांड को समझता है, ChatGPT नहीं समझता। क्योंकि उस ब्रांड के मॉरल, एथिक्स, व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर, ये सब उसको पता है। ChatGPT को वो पता है जो उसकी वेबसाइट पर है। तो मार्केटिंग में स्कोप तो बहुत है यार, एंड इट्स ग्रोइंग एंडलेसली। हर 6 से 7 महीने में कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस हो जाता है इंडस्ट्री में। एज लॉन्ग एज यू आर कीपिंग अप विद इट एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस कि मुझे इसको सीखना है, नॉट जस्ट दिस कि अच्छा मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, वो पता है ठीक है, यूज़ करना आता है, काम कर रहा है उस पर, कुछ भी फेमिलियर हो उससे, अगर आपको वो आता है, आई थिंक विल ग्रो इन द इंडस्ट्री। और टीचिंग में सेम गोज़ फॉर टीचिंग है। अब मुझे फ़िलहाल आई थिंक ये नहीं पता कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जो कैप लगा है वीज़ास पर, इससे टीचिंग कैसे इम्पैक्ट होगी, क्योंकि अभी ये चीज़ एक्शन में आई नहीं है।
सिर्फ अनाउंस हुआ है, सितंबर से है एक्शन में। तो एक बार ये एक्शन में आ जाए तब हमें पता चलेगा कि टीचिंग एज अ करियर पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ का। पर क्योंकि बहुत सारे जो मेजर कॉलेजेस हैं वो अफेक्ट हुए हैं ना। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉनेस्टोगा कॉलेज भी आई थिंक सो उन्होंने कॉनेस्टोगा आई थिंक उसमें नहीं है, उसमें शेरिडन था, लैम्पटन था, एल्गोनक्विन था, और भी थे, बट आई थिंक कॉनेस्टोगा नहीं है उसमें। ओके। या बट उससे वो कि इन कॉलेजेस से उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। तो अब इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो स्टूडेंट्स का नंबर कम हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अब वही आएगा जिसको ये पता है कि मैं मेहनत करूँगा। अब कोई इस माइंडसेट से नहीं आएगा कि मुझे वर्क परमिट मिल ही जाएगा, क्योंकि नाउ दे नो कि भाई अब मुश्किल है। तो अब वही आएगा जिसको पता है कि मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन कैसे इम्पैक्ट होगा ये कहना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्या होने वाली है। जितनी अच्छी स्टूडेंट्स की क्वालिटी है उतनी अच्छी हमें अपनी टीचिंग की क्वालिटी करनी होगी। तो इट्स नॉट जस्ट अ वन वे स्ट्रीट। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का एफर्ट बढ़ेगा, टीचर्स का एफर्ट भी उतना ही बढ़ने वाला है। तो बट एज अ करियर इज़ इट फुलफिलिंग? बहुत फुलफिलिंग करियर है, बहुत मज़ा आता है। अगर आप उसको इस तरह से देखोगे कि यार मेरे बैंक अकाउंट में अच्छी सैलरी आ रही है तो भी बहुत फुलफिलिंग है। अगर आप उसको नॉलेज शेयरिंग के पॉइंट से देखोगे तो भी बहुत फुलफिलिंग है। तो कितना पे स्केल है इसमें? इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा उतना ज़्यादा पे आपको मिलेगी, और देयर इज नो लिमिट टू इट। कुछ नंबर्स? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 60-65K पर ईयर। अगर आप बिल्कुल ही एंट्री में लेवल पे हो, बिल्कुल ही फ्रेशर, नथिंग एट ऑल। एंड बाय फ्रेशर आई डोंट मीन टीचिंग एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है। 60-65 से मान के चल लो, एंड ख़त्म कहाँ होगा? देयर इज नो लिमिट टू इट। तो 6 फिगर्स में जा सकते हो, और 6 फिगर्स में कहाँ तक जा सकते हो डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको। यप, और हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का पे करने का अपना अलग तरीका होता है। लेकिन स्टैंडर्ड वो जो एक बेस होता है वो सबका यही इसी बेसिस पर होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, और उन 2 से 3 साल में भी जो आप पढ़ाने वाले हो उससे रेलेवेंट कितना एक्सपीरियंस है। तो सबका ये सैलरी कैलकुलेट करने का अपना एक अलग तरीका होता है। उसके बेसिस पे दिल डिसाइड कि हाउ मच यू विल गेट पेड, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 60-65, यू कैन गो एज हाई एज यू कैन ड्रीम ऑफ। और मार्केटिंग में? मार्केटिंग एज अ प्रोफेशन? हाँ, मार्केटिंग एज अ प्रोफेशन अगर आप अगेन बिल्कुल एंट्री लेवल की बात करूँ, जीरो वर्क एक्सपीरियंस, कनाडा में यू विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 45-55 ओके के बीच में आप कहीं भी लाई कर सकते हो। वो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे भी है थोड़ा, मे बी आप पुश करके थोड़ा 60 तक भी चले जाओगे, बट 45-55K पर एनम इज द स्टैंडर्ड रेंज। और मार्केटिंग में फ्रीलांस भी तो कर सकता है बंदा, इजी है ना वो? इजी मतलब बाकी चीज़ों में इतना फ्रीलांस में शिफ्ट होना थोड़ा हार्ड है। मार्केटिंग में अगर आपको क्लाइंट एक्विजिशन आती है, अगर आप बात करने में अच्छे हो, आपकी सेल्स की स्किल्स थोड़ी बहुत हैं, तो आप फ्रीलांस अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पिच क्या कर रहे हो क्लाइंट को, वो डिसाइड करेगा कि क्लाइंट एक्वायर होगा या नहीं होगा। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन एंड ले ऑफ, वो अपॉर्चुनिटीज़ अब और भी ज़्यादा है, क्योंकि नाउ दे डोंट हैव टू पे यू फॉर दी एंटायर ईयर। वो आपको प्रोजेक्ट वाइज पे कर सकते हैं, और जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा पे, जितना छोटा प्रोजेक्ट वो उतना कम आपका पे स्केल रख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, बस आपको पिच करना आना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन है। एंड व्हेन पीपल लाइक व्हेन कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, ये जब ले ऑफ करते हैं बंदे, अब जो बंदा 4 साल से गूगल में काम कर रहा था वो अब इस टाइम पे बाहर जॉब ढूंढ रहा है, तो कोई भी हायर करना चाहेगा वो फट से उसको उठाएंगे कि यार 4 साल का गूगल का एक्सपीरियंस है, इसको हायर करो। तो अब आपको कंपटीशन सिर्फ न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स ही नहीं है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो रिसेंटली ले ऑफ हुए हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत हाई है। रिसेंटली अमेजोन ने ही तो किया था, अभी अराउंड 10 to 11 कंपनीज हैव लेड ऑफ पीपल, जिनमें गूगल, अमेजॉन, इनविक्टस एंड अ कपल ऑफ अदर पीपल। आई थिंक फायर ही कर देते हैं या 1 to 2 years का गैप देते हैं? नहीं, ले ऑफ, दे लेट यू गो, बट मोस्ट कंपनीज गिव यू टाइम, बता देते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, प्रिपेयर होना है तो हो जाओ। सम माइट नॉट गिव यू टाइम, बट ले ऑफ मतलब
laid off. Yeah, you are most likely not coming back. अगर मतलब वो आपकी कंपनी में आप कैसी रेपुटेशन बना के आ रहे हो, कैसा कनेक्शन छोड़ के आ रहे हो सकता है 2 साल बाद हायर कर लें दोबारा. आप रीच आउट करो, पोजीशन ओपन है. बट फिलहाल के लिए दे आर लेटिंग यू गो फॉर द टाइम बिंग. तो या तो फ्रीलांस जब मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे आसान नहीं है, वो आसान सिर्फ इस वजह से नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. या क्योंकि अगर दूसरी जॉब आसानी से नहीं मिल रही, एवरीबडी विल रन टुवर्ड्स फ्रीलांस और पार्ट टाइम और समथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू देयर फील्ड एट द मोमेंट. तो वो जो इम्पैक्ट आता है ना, वो रिपल इफेक्ट की तरह होता है कि कोई इस इंडस्ट्री में ले ऑफ हुआ, इम्पैक्ट बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी हो जाती हैं. तो बस वो कंपटीशन थोड़ा हाई है. उसके अलावा तो वंस द मार्केट सेटल्स डाउन, फ्रीलांस तो बहुत अच्छा है यार, बट आपके पास टाइम होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए. आजकल मार्केटिंग भी तो डिफरेंट तरीके की हो रही है. आपने कार की मार्केटिंग देखी है जो कार डीलरशिप्स की हैं? हाँ देखी. पर क्या कैसी लगती है आपको मार्केटिंग, जैसे आप प्रोफेशनल्स हो? वो मार्केटिंग एक्चुअली ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है. हाँ. हम इसको क्लिक बेट कहते हैं. ओके. तो ये क्लिक बेट कहते हैं, और आजकल अगर मैं जेनजी की भाषा में बोलूँ तो उसको थर्स्ट ट्रैप कहते हैं. थोड़ा जा इन डेप्थ डिटेल्स या थर्स्ट ट्रैप और क्लिक बेट, आप ऐसा कह लो कि कुछ भी ऐसा आपको दिखाया जा रहा है जो आपको पता है कि आपके माइंड को बहुत अट्रैक्टिव लगेगा. मच्छी को दाना देना. हाँ एग्जैक्टली वही है. तो उनको पता है कि अब उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनको पता है कि मैक्सिमम जो टारगेट ऑडियंस गाड़ी खरीदने आ रही है, दे आर गोइंग टू बी मेल डोमिनेटेड. ठीक है. अब एक माइंडसेट है कि प्रॉब्ली हम मेल ऑडियंस को ऐसा कुछ दिखाएंगे तो चांसेस हैं कि वो हमारे कंटेंट से ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे. दैट इज़ अ माइंडसेट आउट देयर. एंड इट्स नॉट जस्ट द माइंडसेट, आई थिंक रिसर्च भी यही कहती है, मैक्सिमम मेन इंटरैक्ट विद कंटेंट लाइक दैट. तो वो बस क्लिक बेट है. वो ऐसा आपको कुछ दिखा रहे हैं कि आप देखोगे एंड आपको ऐसा होगा मुझे इस पे क्लिक करना है. स्टे फॉर 30-40 सेकंड्स एटलीस्ट फॉर फुल वीडियो. ईदर यू विल स्टे और यू विल एटलीस्ट क्लिक होपिंग यू विल सी मोर कंटेंट लाइक दैट, और बिकॉज यू जस्ट लाइक द कॉन्टेंट और तुम सच में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो. तो वो क्लिक बेट होता है, थर्स्ट ट्रैप होता है. लॉट ऑफ ब्रांड्स डू दैट. वो अपने प्रोडक्ट के बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में कुछ ऐसा रखेंगे कि आपका ध्यान प्रोडक्ट से हटके उस दूसरी तरफ जाएगा एंड यू विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्लिकिंग ऑन इट एंड बाइंग इट, ईदर बाइंग इट और जस्ट इंटरैक्टिंग विद इट. ओके, ये भी स्ट्रेटजीज होती है मतलब. ये मार्केटिंग का ही हिस्सा है. या आप एक चीज़ देखो ना, आप वॉलमार्ट में जाते हो, कैश काउंटर के पास सारी चॉकलेट्स वगैरह क्यों रखी होती हैं, और वो $1 की बड़ी छोटी सी चीज़ कि आप वहाँ वेट कर रहे हो, कैशियर आपको कैश आउट कर रहा है एंड यू सी कि यार इतनी सारी चॉकलेट्स, आप कुछ तो एक छोटा सा उठा लोगे. इट्स जस्ट द प्रोडक्ट प्लेसमेंट कि वो वहाँ पर है और वो $1 का है. आप सोच रहे हो कि ठीक है, जब तक वो कैश आउट कर रहा है ये वाली चॉकलेट उठा लेते हैं, बाहर निकल के खा लेंगे बाय द टाइम वी आर ड्राइविंग. तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग इन योर हेड. वो आपको दिखाई ऐसी चीज़ रहे हैं. अब सेम थिंग, कनाडा भेजना भी तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. वो आपको एक ड्रीम में तो सेल कर रहे हैं कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, 5 साल में सेटल हो जाओगे, PR मिल जाएगी. दैट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी. दे जस्ट टेल यू दिस कि वो आपको वो सुना रहे हैं जो आप अभी वो आई थी मूवी ओ माई गॉड 2. तो उसमें अक्षय कुमार ने वो बोला कि आप बात वही बोलो जो सही है, पर ऐसे बोलो कि सुनने वाले को अच्छी लगे. तो वही चीज़ हो रही है एग्जैक्टली. बेच वो गाड़ी रहे हैं, आपको गाड़ी लेनी भी है, वो बस बेच ऐसे रहे हैं आपको कि आपको लेते वक्त मज़ा आ रहा है. अब दैट्स इट, नथिंग एल्स. कि आपको मज़ा आ रहा है कि मुझे इस कंटेंट से इंटरैक्ट करना है. मेरी कार परचेज की जो जर्नी है वो अब थोड़ी फन फीलिंग हो गई है. आपके हिसाब से एज ए प्रोफेशनल उसका कोई नेगेटिव पॉइंट और एक उसका पॉजिटिव पॉइंट? कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है यार. There's nothing negative about it. It's a marketing strategy. And मुझे ऐसा ही लगता है, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो किसी भी प्रोफेशन में जिससे सामने वाले को नुकसान नहीं हो रहा, आपका फ़ायदा हो रहा है, क्या गलत है उसमें? There's nothing wrong with it. पॉजिटिव पॉइंट्स तो पॉजिटिव है. पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है. जब जो बंदा गाड़ी खरीद रहा है वो खुश है, ठीक है, उसको कंटेंट में मज़ा आया, उसको गाड़ी खरीदने में मज़ा आया. एज अ ब्रांड आपका फ़ायदा है, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है. तो पॉजिटिव तो भरपूर है इसमें. नेगेटिव कुछ है नहीं, क्योंकि वो ज़बरदस्ती आपको घर से तो उठा के लेके नहीं जा रहे कि गाड़ी खरीदो हमसे. उन्होंने कुछ दिखाया, आपका मन करा, आपने खरीदी, आपने कंटेंट से इंटरैक्ट करा. तो देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट. इट्स जस्ट ये तो आपका पर्सनल डिसीजन है ना कि आपने इंटरैक्ट करना है उस कंटेंट से या नहीं करना. एज लॉन्ग एज किसी चीज़ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, और एज अ ब्रांड आपका तो गोल ही पैसा बनाना है, आपका पर्पस फुलफिल हो रहा है, क्या गलत है उसमें?
सिंपल है। अब आप उसको कुछ कंटेंट दिखा के कुछ प्रोडक्ट ऐसा बेच दो जिससे उसका नुकसान हो जाए, एंड उसने इसलिए खरीदा था क्योंकि उसको आपका कंटेंट अच्छा लगा था, वो गलत है। आपने उसको नुकसान कर दिया यार, आपने उसके $5,000-6,000 जो भी लिए फॉर द प्रोडक्ट, वो आपका नुकसान है, वो उसका नुकसान है, वो गलत है। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसको सही चीज़ दे रहे हो, बस उसको बुलाने के लिए आपने एक ट्रिक यूज़ करी, क्या गलत है उसमें? नथिंग रॉन्ग विद दैट। स्ट्रेटजीज है, वो डिफरेंट है, उसमें ये काम आती है तो क्यों नहीं। बिल्कुल, बिजनेस है, बिजनेस में बंदा तो कुछ भी करता है, या 100%। बट एज लॉन्ग एज वो किसी का नुकसान नहीं कर रही, वो जो आपने बात की, बिल्कुल, तो वो ठीक है। या तो एज लॉन्ग एज किसी का नुकसान नहीं हो रहा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस स्ट्रैटेजी। क्लिकबेट, थर्स्ट ट्रैप्स, जेनजी बोलते हैं इसको थर्स्ट ट्रैप। मुझे भी बहुत रिसेंटली पता चला था कि इसको थर्स्ट ट्रैप कहा जाता है, और ये भी मेरे को मेरे स्टूडेंट ने ही बताया था, तो ये नॉलेज शेयरिंग होती है। उन्होंने क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ थर्स्ट ट्रैप, तो मैंने उनसे ये पूछा कि थर्स्ट ट्रैप होता क्या है, तो उन्होंने बताया क्लिकबेट। तो कहा ओह, न्यू टर्म। तो ये टर्म्स चेंज क्यों करते हैं? ये तो जेनजी बता सकता है। बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है, बट आई थिंक वो आजकल सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हम हार्ड है ना थोड़ा बोलना, थर्स्ट ट्रैप ना, हाँ बोलना भी मुश्किल है, बट लोग बोल भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। तो थर्स्ट ट्रैप थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ यार, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आपका क्या गोल है अभी लाइफ में? मेरा क्या गोल है अभी लाइफ में? और एक और बात, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, कनाडा रिवर्स माइग्रेशन बहुत हो रही है आजकल, तो आपको अच्छा लगता है और उसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? यार कनाडा रिवर्स माइग्रेशन आई थिंक एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। आप जब इंडिया से आए थे, आप सोच कर आए थे मैं कनाडा जाके कुछ करूँगा, ठीक है, जो भी करूँगा, कुछ करने आए थे, वो नहीं हुआ। अब हो गया, नहीं हुआ, जैसे आप चाहते थे वैसे नहीं हुआ, उसके बाद क्या करना है, दैट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन फॉर यू टू टेक। आप चाहो तो उसको और टाइम दे सकते हो, रुक सकते हो पेशेंटली और हार्ड वर्क कर सकते हो, नहीं करनी और स्ट्रगल, एब्सोल्युटली अप टू यू। आपने कोई लीगल बॉन्ड नहीं साइन करा है कहीं पे कि मैं कनाडा चला गया तो मैं वापस नहीं आ सकता। यार इंडिया इज़ योर कंट्री, या जिस भी कंट्री से आप हो वो आपका घर है, बिल्कुल जाओ वापस। सॉरी मेरे वो मुंह में, पर वो ये कह के करते हैं कि यहाँ पे अब बेनिफिट नहीं है 2020 के बाद कि कनाडा की इकनॉमी वैसी नहीं है जैसे थी, इस वजह से वो कहते हैं कि अब कनाडा वैसा नहीं रहा जैसा था, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ कि वो पर्सनल रीज़न है ना, ऑब्वियसली। अब मैं कुछ करने आ रहा हूँ यहाँ पे, वो मेरा गोल था, वो नहीं अकॉम्प्लिश्ड हुआ है ना, तो मैं वापस जा रहा हूँ। पर वो जजमेंट मैं पूरे कनाडा के लिए नहीं पास कर सकता या पूरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं पास कर सकता कि यहाँ पे है ही नहीं करियर। बिल्कुल, पर वो करके जाते हैं। मैं तभी तो आपको मैंने ये बोला कि वो आपको वो स्ट्रगल करनी है या नहीं करनी, वो जो अभी मार्केट ख़राब है, जो भी इकोनॉमी है, वो सबके लिए। क्या आप वेट करना चाहते हो कि ठीक है यार अभी ख़राब है, मैं 1-1.5 साल जैसे तैसे करके कुछ भी करके यहाँ सर्वाइव करूँगा और उसके बाद ग्रो करूँगा, पर वो जैसे तैसे वाला पीरियड है जो, क्या वो आप फेस करना चाहते हो? अब वो नहीं करना चाहते, चाहिए वापस, वो पर्सनल चॉइस है, कोई आपको ब्लेम नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन वही है, अंगूर खट्टे हैं। हाँ, ठीक है, पर्सनल चॉइस को सबकी एज ए जजमेंट लेके वो सारों की चॉइस बता देते हैं कि यहाँ पे नहीं। हाँ वही है ना, किसी का भी कुछ नहीं बनने वाला, वही अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग, मैं आई नो पीपल जो आए हैं यहाँ पे, जो कर भी रहे हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं जिनको अभी इंटर्नशिप्स भी मिली हुई हैं, जो जॉब्स भी कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। वो अगेन उनकी और अलग तरह की स्ट्रगल्स हैं, पेट दिख रहा है उनकी और अलग तरह की स्ट्रगल्स हैं, बट वो एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। आप इंडिया जाओ, अब इंडिया जाके सोचो कि यार मैं जैसा इंडिया को छोड़ के आया था, इंडिया भी बदल गया, तो फिर आप इंडिया जाके बोलोगे इंडिया ख़राब हो गया? इंडिया में ख़राब है सब कुछ, आप चाहो वापस आ जाना कनाडा, राइट, फिर आपको कोई नहीं रोक रहा। तो आई थिंक वो एक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं कितना हार्ड वर्क करने को तैयार हूँ, मैं कितना स्मार्ट वर्क डालने को तैयार हूँ, ओवरऑल मैं अपनी तरफ से कितना इस चीज़ में इन्वेस्ट हो सकता हूँ। और ये मुझे चीज़, अगर आप ये एक्सपेक्ट करने लग जाओगे ना कि ये मुझे 6 महीने में चाहिए ही चाहिए, नहीं मिली तो देश बेकार है, आप डिसअपॉइंटमेंट के लिए ऑलरेडी खुद को सेट कर चुके हो, क्योंकि बहुत अच्छे चांस है। वो गीता में कहा था ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने की बहुत ज़रूरत है। आप कर्म कर नहीं रहे हो, फल की चिंता आप ज़्यादा कर रहे हो, और जब फल नहीं मिल रहा तो आप बोल रहे हो कि यार ये तो बेकार था। आप कर्म करो, फल आएगा, और अगर आप पेशेंट हो तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे कि यार अभी नहीं आया,
अगले 6 महीने में आ जाएगा, अगले 6 महीने में नहीं आया, अगले 1.5 साल में आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। रात को सोने जा रहा हूँ तो मन में ये है कि मैं जो हो सकता था अपनी तरफ से 100% करके सो रहा हूँ। बाकी जो अभी नहीं मिल रहा वो मेरी किस्मत, कल दोबारा ट्राई करेंगे। और वो कब तक करना है वो एक इंडिविजुअल डिसीजन है। जिस दिन आपको लगे यार मेरी बस हो गई, मैं और नहीं कर सकता, चाहिए वापस यार, कुछ गलत नहीं है उसमें। और इतने सालों में आपने क्या सीखा अपनी लाइफ से? इतने सालों में मैंने क्या सीखा अपनी लाइफ से कि आई थिंक जो मेरा बिगेस्ट टेक अवे है मेरी लाइफ से वो यही है कि हार्डवर्क से घबराओ मत, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखो किसी भी चीज़ से, इंसान से, करियर से, अपने आप से ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखो। आप बस ये करो कि मेरे को हार्डवर्क करना है, मेरे को मेहनत करनी है, पेशेंट रहना है और ये मान के चलो कि आप बेस्ट हो और हम्बल रहो। बेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप एरोगेंट हो जाओ और बाकियों को कुछ ना समझो। आप बस ये मान के चलो कि मैं बेस्ट हूँ और जब मुझे ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा आ गया जो मुझसे बेहतर है, तब आपको ये सोचना है कि ठीक है अब मैं और मेहनत करूँगा ताकि मैं दोबारा खुद को सुबह उठ के ये बोल सकूँ कि मैं बेस्ट हूँ। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, एरोगेंट मत बनो, हम्बल रहो, पेशेंट रहो और बस मेहनत करते रहो। और गलतियों से तो बिल्कुल मत घबराओ। नहीं, आपकी कोई एक गलती जो आज तक आपको सिखाती हो? ओ मेरी तो बहुत गलतियाँ हैं यार लाइफ में। ऐसे तो आई थिंक मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने खुद को बहुत ओवर एस्टिमेट कर दिया था एक बहुत अर्ली एज में। हम एक पॉइंट पे ये समझ लेते हैं कि हमारे जब हम आई थिंक ऐसा होता है जब हम 18-19 के होते हैं ना, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्हें कुछ नहीं आता, जो आता है हमें आता है। ठीक है, आई थिंक मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी और वो गलती आई थिंक हम सब करते हैं एक पॉइंट पे। बाय द टाइम वी रीच 30-32 हमको ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि हमारे पेरेंट्स को सब पता था। ठीक है, तो आई थिंक वो गलती मत करो। 18-19 में जो पेरेंट्स जो चीज़ें बता रहे होते हैं ना, वो बहुत सही बता रहे होते हैं, वो अपने एक ऐसे एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं जो शायद हम उस टाइम पे समझ नहीं पाएंगे। वो एक्सपीरियंस ही ऐसा है जो सुन के कभी नहीं समझा जाएगा जब तक हम खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो अगर उस टाइम पे उनको सुन लो, बट अगेन आप बस इतनी थोड़ी सी अवेयरनेस रखो कि वो जो बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं। एक अवेयर माइंड के साथ हमें अप्लाई वो करना है एज एन इंडिविजुअल जो हमें बताए कि हमारे बारे में सही है। सही बात। बस वो अगर आप अप्लाई करते हुए चल रहे हो, आई थिंक आपकी आधी से ज़्यादा लाइफ की प्रॉब्लम्स तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी। आप कोई एक बात जो सिखाना चाहते हो किसी को, कोई एक मतलब सबको एक बात बताना चाहते हो कि ये आप लाइफ में अप्लाई करो तो ये अच्छा रहेगा, मतलब आपकी एक पूरी लाइफ का निचोड़ आपने एक बात में बताना हो? अपनी पूरी लाइफ का निचोड़ एक बार में बताना जो आपने नहीं अप्लाई की हो लाइफ में अपनी, जो नहीं करी हो अप्लाई। हाँ, फिर ही बंदा सीखता है ना वो चीज़ कि मैंने नहीं करी तू मत करना। जो आई थिंक मैंने एक पॉइंट तक नहीं करी थी, बट अब तो कर ली है। तो क्या है वो? बी पेशेंट। यही है, आई एम टेलिंग यू, लाइफ में आप जितना ज़्यादा पेशेंट होगे कि मिल जाएगा, कर्म करता रहे, अपने आप ही मिल जाएगा जो तेरा है। यू जस्ट फोकस ऑन डूइंग थिंग्स। चीज़ों के बारे में सोचो मत। ये मैं बहुत करता था, मैं डे ड्रीम बहुत करता था, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा। आप सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा। आपने सोचा, अब आप करते रहो और आप पेशेंट रहो, एवरीथिंग विल कम टू यू। सब आएगा आपके पास, बट आपको करते रहना पड़ेगा और आपको उस प्रोसेस में बस पेशेंट रहना पड़ेगा। द मिनट यू बिकम इम्पेशेंट, आप गुस्सा भी हो जाओगे, आप गिव अप का थॉट भी आ जाएगा, आप उसकी तरफ काम करना भी बंद कर दोगे, आप और चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाएंगी, सब हो जाएगा। तो लिमिट कर देते हो ना आप, क्योंकि मैंने 6 महीने में इसको पाना ही पाना है। पेशेंट हो गया अगर आप, तो लिमिट नहीं करोगे किसी चीज़। कोई बात नहीं, मैंने कर्म करना है, मिल जाएगी अपने आप। या यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग। एंड पेशेंस का मतलब फिर वही ये मत समझ लेना कि बस पेशेंट होकर घर बैठ जाना है एंड बस सोचना कि मैं पेशेंट हूँ, मैंने सोच लिया, आ जाएगा सब। यू कीप डूइंग योर थिंग एंड बी पेशेंट, सब आएगा आपके पास। यही था आज का कैन कास्ट का सफ़र। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत मज़ा आया। कोई बात रह तो नहीं गई जो आपने करनी हो? नहीं, आई होप आपको
सब सही लगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और आपका कभी दिल ना टूटे ये हम दुआ करते। अब स्टेज भी नहीं है वो जहाँ पे टूटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।